अध्याय 61 जादूगर। अनुवादक नोवेल अंडरस्कोर सागा। संपादक नोवेल अंडरस्कोर सागा। भाई जरा रुको, सुंदर चौकीदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके पीछे एक और चौकीदार था। वह मुड़ा और एक शेल्फ के पास गया। फिर उसने ऊपर से 3 नीली चीनी मिट्टी की बोतलें निकालीं। फिर वापस आकर उसने वे बोतलें उस सुंदर चौकीदार को दे दीं। फिर खूबसूरत चौकीदार ने 3 चीनी मिट्टी की बोतलें शी म्यू को दे दीं। उन्हें लेते ही शी म्यू का दाहिना हाथ हिला और बोतल के ढक्कन से टकराया। एक अजीब सी खुशबू उसके नथुनों में घुसते ही उसने भौहें सिकोड़ लीं। शी म्यू ने सरसरी निगाह डाली और अंदर सोयाबीन के आकार की एक गोली देखी। गोली चटक लाल रंग की थी। निस्संदेह यह वही हड्डी जोड़ने वाली गोली थी जिसका जिक्र स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला में किया गया था। ये देखकर शी म्यू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने उत्साह से पैसे चुकाए और बोतलें अपनी छाती में रख लीं। अचानक उसके पीछे से एक जोरदार पुरुष की आवाज सुनाई दी। भाई, लगता है आपके दोस्त ने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला चुन ली है। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक हृष्ट पुष्ट और सीधे सादे चेहरे वाला नौजवान था। दूसरा बाई शे था, लंबे बालों वाला नौजवान। भाई शी, ये हमारे वरिष्ठ सह शिष्य हुओ माओ हैं। मैं हाल ही में इनसे मिला था। ये मेरे साथी ग्रामीण हैं। बाईसी ने मुस्कुराते हुए उस युवक का परिचय कराया जब उसने शी मी को उसे आंकते हुए देखा। ये शब्द सुनकर शी म्यू अवाक रह गया। जियाओ मिंग और फोंग तियानजू भी बाईशे के ही इलाके से थे। शी म्यू को बाईशे के गृहनगर के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। भाई हुओ, मेरा नाम शी म्यू है। मुझे समझ नहीं आया कि वरिष्ठ भाई को मेरी चुनी हुई साधना कला के बारे में कैसे पता चला। शी म्यू ने युवक का अभिवादन किया। फिर उसने उलझन भरे भाव से पूछा, भाई शी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एक इत्तेफाक है। जब मैं इस संप्रदाय में आया था तब मैंने भी यही कला चुनी थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि हड्डी जोड़ने वाली गोली कितनी महंगी होती है तो मैंने उसे छोड़ दिया। सीधे सादे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक जब शी म्यू ने उस युवक के मजबूत शरीर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। भाई शी, अस्थि संधान की गोली इतनी ऊंची कीमत की हकदार है क्योंकि इसे बनाने के लिए एक असामान्य जानवर की अस्थि मज्जा की जरूरत होती है, लेकिन एक साधारण शिष्य के लिए ये बहुत महंगी है। इसके अलावा स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला उतनी सरल और आसान नहीं है जितनी दिखती है। वास्तव में इसे सहना बहुत मुश्किल है, इसलिए केवल कुछ निम्न श्रेणी के शिष्यों ने ही इस कला को चुना है। उस युवक ने शी म्यू के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर कहा। शी म्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। इस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कुछ खास थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह अकल्पनीय थी। भाई शी, मैंने भाई हुओ को ड्रिंक के लिए बुलाया है। अगर आप भी हमारे साथ आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। बाई शी ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उन्हें बातचीत करते देखा। शी म्यू के चेहरे पर झिझक के भाव उभर आए। वह जानता था कि नए लोगों के पास झगड़ों या चुनौतियों से बचने के लिए सिर्फ 1 साल का समय है। इसके अलावा उसे अब अस्थि शोधन की गोलियां भी मिल चुकी थीं, इसलिए वह जल्द से जल्द अपनी साधना शुरू करना चाहता था। वह प्रस्ताव ठुकराने ही वाला था कि बाई शी ने कुछ शब्द कहे और इन शब्दों ने उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। भाई शी, हम अभी अभी इस संप्रदाय में शामिल हुए हैं, इसलिए अगर आपको कुछ जानना है तो आप भाई हुओ से पूछ सकते हैं। खैर, मेरी कोई और योजना नहीं है, इसलिए मुझे भाई हुओ का मार्गदर्शन साझा करने में खुशी होगी। शी म्यू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हे, जब बात पीने की आती है तो जितना ज्यादा उतना मजा। नौजवान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। फिर उसने आगे बढ़कर शी म्यू के जवाब का इंतजार किए बिना ही बाहर निकल गया। शी म्यू उसे घूरता रहा, लेकिन बाई शी ने उसे अर्थपूर्ण ढंग से आंख मारी। उसके बाद दोनों हुओ माओ के पीछे चलने लगे। शी म्यू मन ही मन हंस पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि यह वरिष्ठ भाई शराब का दीवाना लग रहा है। वे एरोमेटिक पिल्स पवेलियन से निकलकर अपनी मंजिल की ओर खुशी खुशी चल पड़े। वे 2 चौराहे मोड़कर फ्रेग्रेंट रिवर टेवन नाम के एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने अपना नाम बताया और एक वेटर ने उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में भेज दिया। शी म्यू ने निजी कमरे में कदम रखते ही जियाओ मिंग को देखा। घुंघराले बालों और चौड़े मुंह वाला वह नौजवान मेज के पास बैठा हुआ। उसने पहले ही स्वादिष्ट व्यंजन मंगवा लिए थे। शराब के जार की सील भी खुली हुई थी। उसकी तेज खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। ये देखकर हुओ माओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हुओ माओ बिना किसी अभिवादन के अशिष्टतापूर्वक मुख्य आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने लिए एक कटोरी शराब डाली और एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया। वाह, बढ़िया वाइन। ठंडा तरल उसके गले से नीचे उतरा और उसके शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। इससे वह उत्तेजित हो गया और चिल्ला उठा। बाई शे ने हुओ माओ के लिए एक और कटोरा शराब का बनाया और उसके साथ पीने लगे। शे म्यू और जियाओ मिंग भी उनके साथ शामिल हो गए। 3 दौर के पेय पदार्थों के बाद स्वादिष्ट व्यंजन खाए जा चुके थे। बाई शे और जियाओ मिंग ने इस अवसर का लाभ उठाया और कुछ प्रश्न पूछे। हुओ माओ ने हर प्रश्न का सहजता से उत्तर दिया और उन तीनों को बहुत कुछ सीखने में मदद की। भाई हुओ, क्या तुम जादूगरों के बारे में कुछ जानते हो? शी म्यू ने देखा कि बाई शे और जियाओ मिंग के सवालों का सही जवाब मिल रहा है, इसलिए उसने यंग मास्टर जू और जनरल लाइब्रेरी से आए उनके अजीब तोते के बारे में सीधा सवाल पूछा। उसे जादूगरों के बारे में कुछ जानने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, इसलिए वह इस मौके को यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जादूगर, आपका मतलब जनरल लाइब्रेरी के यंग मास्टर जू से है? हुओ माओ ने शी म्यू की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा।
जादूगर बहुत कम होते थे, काले दानव संप्रदाय में भी, और नए शिष्यों का संपर्क केवल युवा गुरु जू से ही होता था। इसलिए उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। शी म्यू ने सिर हिलाया। वह उन रहस्यमयी कागजी ताबीजों, अजीबोगरीब पैटर्न और दिलचस्प पाठ के बारे में जब भी सोचता, जानने के लिए तरसता था। बाई शे और जियाओ मिंग के चेहरों पर भी उत्सुकता के भाव थे। वे हुओ माओ की ओर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संप्रदाय में हजारों शिष्य हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कितने जादूगर हैं? सच कहूं तो बस कुछ 100 ही हैं। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर तो सिर्फ विद्वान हैं। अगर हम यंग मास्टर जू जैसे स्पिरिट ग्रेड जादूगरों की बात करें, तो हमारे संप्रदाय में ऐसे 8 से भी कम जादूगर हैं, और उच्च स्तर के स्टार ग्रेड जादूगरों की संख्या तो और भी कम है। दरअसल स्पिरिट ग्रेड तक पहुंचने वाले जादूगरों को आधिकारिक जादूगर माना जा सकता है। तो इस संप्रदाय में सिर्फ 10 असली जादूगर हैं, जबकि यह 3 राज्यों के 7 शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है। हुओ माओ ने जानबूझकर बोलना बंद कर दिया और उन 3 लोगों की तरफ देखा जो मुंह खोले खड़े थे। उनके आश्चर्यचकित भावों से उन्हें संतुष्टि मिली। फिर उन्होंने आगे कहा, जादूगर किसी भी संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके उपकरणों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे अमरता का द्वार, मंत्र और यहाँ तक कि उनके जादुई सूत्र भी। ये कहा जा सकता है कि जादूगर किसी संप्रदाय की वास्तविक शक्ति को कुछ हद तक निर्धारित करते हैं। दुर्भाग्य से, अगर कोई जादूगर बनना चाहता है, तो उसके पास जन्मजात जादुई प्रतिभा होनी चाहिए। अगर किसी में जादुई प्रतिभा है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक विभिन्न तत्वों की शक्ति उत्पन्न कर सकती है। जादुई प्रतिभा के साथ जन्म लेने वाले लोग उन साधकों से दुर्लभ होते हैं जो क्यूई संवेदन को समझने में सक्षम होते हैं। ये शब्द बोलते समय हुओ माओ के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ। मैंने सुना है कि यंग मास्टर जू एक आत्मा जादूगर हैं। इसका क्या मतलब है? शी म्यू के चेहरे पर भी ईर्ष्या का भाव था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने ये सवाल पूछा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई शी म्यू इतना कुछ जानते होंगे। आपने ये सवाल पूछने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति चुना है। दूसरे लोग आपकी जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते। जादूगरों को आमतौर पर उनकी प्रतिभा और साधना अभ्यास के आधार पर 5 तात्विक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल। जो लोग मंत्र कौशल में निपुण होते हैं उन्हें मंत्र गुरु कहते हैं। जो लोग तामसिक कौशल में निपुण होते हैं उन्हें तामसिक गुरु कहते हैं। और जो लोग मिश्रित औषधियों में निपुण होते हैं उन्हें कीमिया गुरु कहते हैं। कुछ जादूगर ऐसे भी होते हैं जो हवा, गरज, बर्फ, अंधकार या प्रकाश का भी उपयोग करते हैं। कुछ जादूगर कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए उन्हें कठपुतली गुरु कहते हैं। आत्मा श्रेणी के जादूगर अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से अन्य विचित्र लोगों के प्राणियों से संवाद कर सकते हैं। वे कठपुतली गुरुओं से भी दुर्लभ हैं। हुओ माओ ने शी म्यू की ओर देखते हुए एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और समझाना जारी रखा। फिर उसने एक और कटोरी शराब गटक ली। बाई शे ने जार उठाया और जल्दी से अपना कटोरा फिर से भर लिया। शी म्यू के चेहरे पर चिंता का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हुओ माओ के शब्दों पर विचार कर रहा हो। जादूगर शब्द उसके दिल में बस गया था। बाद में उन्हें जादूगरों के विषय को गहनता से समझने का अवसर मिला। भाई शी, संप्रदाय में ये सर्वविदित है कि आपके और क्वो कुन के बीच लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई थी। ये क्वो कुन के लिए बहुत अपमान का कारण था। मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष न दें, लेकिन यह व्यक्ति क्वो कुन बहुत ही असभ्य है और उसके साथ रहना इतना आसान नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। हुओ माओ ने बातचीत का विषय बदल दिया और शी म्यू को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। भाई हुओ, इस याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शी म्यू के दिल में हल्की ठंडक दौड़ गई। उसने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। वे कुछ दिलचस्प किस्से सुनाते रहे। 3 जार शराब पीने के बाद आखिरकार उनका मन भर गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और विदा हो गए। अध्याय 62, चंद्रमा को निगलने की कला। अनुवादक नोवेल_सागा, संपादक नोवेल_सागा। शी म्यू फ्रेग्रेंट रिवर टेवन से निकलकर एरोमेटिक पिल्स पवेलियन लौट आया। कई अलमारियों को देखने के बाद उसने कुछ और गोलियां खरीदी। जब तक वह अपने कमरे में लौटा, सूरज पश्चिमी आकाश में ओझल हो चुका था। हुओ माओ से जादूगरों के बारे में जो जानकारी उसने प्राप्त की थी, उसने उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खोल दी थी। यह उसकी कल्पना से कहीं परे था। ऐसा लग रहा था कि यू कियान जी, काले कछुआ संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य जिनसे उनकी मुलाकात काले दानव संप्रदाय जाते समय हुई थी, भी एक जादूगर थे। लोगों की राय के अनुसार यू कियान जी ने वरिष्ठ सितारा स्तर प्राप्त कर लिया था। उनकी अद्भुत शक्ति ने शी म्यू को बहुत प्रभावित किया था। काले दानव संप्रदाय में 2000 से ज्यादा आम शिष्य थे, लेकिन उनमें से केवल 100 ही विद्वान स्तर के जादूगर थे, और शी म्यू के इन कुछ जादूगरों में से किसी से भी टकराने की संभावना बहुत कम थी। शी म्यू अपनी शक्ति का उपयोग संप्रदाय से अभ्यास संसाधन प्राप्त करने के लिए करना चाहता था, इसलिए उसके पास पहले से तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह इन मामलों को बाद में निपटाएगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास शुरू करना था। शी म्यू ने अपनी छाती से एक पैकेट निकाला, फिर उसे खोला और उसमें से दर्जनों सफेद और नीली बोतलें निकालीं। उन्होंने हड्डी मजबूत करने वाली गोलियों के अलावा कुछ रक्त मजबूत करने वाली गोलियां भी खरीदी थीं। वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। कुछ देर ध्यान किया, फिर उसने एक सफेद शीशी उठाई और रक्तवर्धक गोली मुंह में डाल ली। फिर उन्होंने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास शुरू कर दिया।
जैसे ही गोली पिघलकर उनके शरीर में फैलती गई, शिम्यू ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण में जबरदस्त वृद्धि महसूस की। शिम्यू को अपने हृदय में संतुष्टि का अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को वास्तविक क्यूई में बदलना जारी रखा। यह वास्तविक क्यूई उनके मेरिडियन से होकर प्रवाहित हुई और फिर उनके डेंटियन में एकत्रित हुई। थोड़ी देर बाद शिम्यू ने आंखें खोलीं। फिर उसने एक नीली बोतल ली और अपने मुंह में एक हड्डी तड़का लगाने वाली गोली डाल ली। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, वह ऊर्जा के एक प्रज्वलित प्रवाह में बदल गई। यह ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों में फैलने लगी। शिम्यू का रंग बदल गया, उसकी त्वचा गहरे लाल रंग की हो गई और उसकी मांसपेशियां त्वचा से बाहर निकलने लगीं। उसके शरीर के अंदर से हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। शिम्यू ने भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों में आग लग गई हो। इस गोली को सही मायने में बोन टेम्परिंग पिल कहा गया था। शिम्यू ने गहरी सांस ली और स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास जारी रखा। इससे उसकी वास्तविक क्यूई का प्रवाह धीमा हो गया और अस्थि शोधन गोली के प्रभाव में वांछित परिणाम प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया। 1 घंटे बाद शिम्यू की त्वचा अपने मूल रंग में लौट आई। हड्डियों के टूटने की आवाज भी कम हो गई। उसे बहुत पसीना आ रहा था, इतना कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। उसके शरीर पर काली गंदगी की एक परत जम गई थी। इन गंदगी से एक घिनौनी गंध आ रही थी। शिम्यू ने शरीर धोने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। नहाने के बाद उसे ताजगी महसूस हुई। जब उसने अपना शरीर हिलाया तो उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। टेम्परिंग सेशन के बाद शिम्यू की रियल क्यू सघन और शुद्ध हो गई थी। हालांकि वह अपनी शारीरिक शक्ति में हुई जबरदस्त वृद्धि को लेकर ज्यादा उत्साहित था। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के अनुसार जैसे जैसे साधक अगले स्तर पर पहुंचता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। यह कोई बेतुकी बात नहीं लगती थी। अगले कुछ दिनों में शिम्यू ने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास जारी रखा। अपने खाली समय में उन्होंने अपनी आंधी बल ब्लेड कला का भी अभ्यास किया। वह जानता था कि वास्तविक युद्ध में गेल फोर्स ब्लेड आर्ट स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट आर्ट से अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए वह अपने शरीर में रियल क्यूई के विकास के साथ साथ अपनी 13 श्रृंखलाओं के गेल फोर्स ब्लेड में भी सुधार करता रहा। जल्द ही उसने एक सांस में 10 कट्स का स्तर प्राप्त कर लिया। हालांकि कुछ बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। शिम्यू अपनी भौहें सिकुड़ते हुए चमकती चांदनी में अपने बिस्तर के पास बैठा था। शिम्यू को पिछले कुछ समय से यही सपना आ रहा था। सफेद बंदर हर बार जब वह अपनी खिड़की से आती चांदनी के नीचे सोने जाता तो बूढ़े आदमी की बातें सुनता। हालांकि जब वह जागता तो उसे बूढ़े आदमी की बातें याद नहीं आती। शिम्यू अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगा। अचानक वह रुक गया, मानो उसने कोई फैसला ले लिया हो। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। चांदनी पूरी घाटी में फैली हुई थी। घाटी के लोग मानो सो रहे हों क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कीड़ों और मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शिम्यू ने इधर उधर देखा, फिर वह हल्के कदमों से एक जगह की ओर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वह जंगल में एक खुले और विशाल स्थान पर पहुंचा। ये 13वीं पर्वत चोटी के बिल्कुल पास एकांत जगह थी। घाटी के मुख्य क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ बहुत कम लोग आते थे। शिम्यू ने आसपास के माहौल का ध्यान से मुआयना किया। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसे आसपास कोई और नहीं मिला। फिर वह आसपास के पेड़ों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक ऊंचे और मजबूत पेड़ पर पड़ी। वह उसकी ओर बढ़ा और उसके ऊपर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और चमकते चांद को निहारा। वह काले दानव संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से ही अपनी साधना में व्यस्त था, इसलिए वह इस घाटी के हर स्थान से परिचित नहीं था। उसे डर था कि कहीं लोग उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान न दें। नतीजतन वह कई दिनों से अपना स्वप्न कार्य नहीं कर पा रहा था। शिम्यू आधे घंटे तक चांद को घूरता रहा। हालांकि वह अपने स्वप्नलोक में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि उसकी आत्मा ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया था। क्या बात है? शिम्यू का चेहरा बदल गया और वह बुदबुदाया। आमतौर पर चांदनी में सोने और स्वप्नलोक में प्रवेश करने के लिए उसे इसी मुद्रा में रहना पड़ता, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी अपनी इच्छा के अनुसार स्वप्नलोक में प्रवेश करने की क्षमता किसी तरह लुप्त हो गई है? यह विचार मन में आते ही शिम्यू का मन उदास हो गया। यह एक अजीब स्थिति थी। शिम्यू को अपने अजीब सपनों और स्वप्नलोक में प्रवेश करने की अपनी क्षमता के पीछे का कारण भी नहीं पता था। इसलिए अगर वह ये क्षमता खो देता तो कोई अजीब बात नहीं होती। हालांकि अगर वह ये क्षमता खो देता तो एक बड़ा नुकसान ये होता कि वह अपनी दृष्टि की सीमा नहीं बढ़ा पाता। उसकी प्रगति पहले ही धीमी हो चुकी थी। शिम्यू इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह आधे घंटे तक पेड़ की चोटी पर बैठा रहा। लेकिन आखिरकार उसे नीचे उतरना पड़ा क्योंकि वह सफल नहीं हुआ। शिम्यू ने आह भरी। वह जाने ही वाला था कि उसे जंगल में एक चिकना मैदान दिखाई दिया। यह इलाका चांदनी की चांदी जैसी चमक से भरा हुआ था, और तो और यह इलाका उस जगह जैसा ही लग रहा था जहां सफेद बंदर सपने में बूढ़े आदमी की बातें सुनता था। शिम्यू का रंग बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल में बिजली गिर गई है। सपने में बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था, वह जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शिम्यू का दिल उत्साह से कांप उठा। वह बिल्कुल सफेद बंदर जैसी मुद्रा में बैठ गया। फिर वह सामने देखने लगा, मानो वह बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हो। वह मुश्किल से कुछ पल ही बैठा था कि उसके सिर में एक जोरदार धमाका हुआ। फिर उसका शरीर अकड़ गया। शिम्यू एक बार फिर सफेद वानर के रूप में स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया था।
लेकिन इस बार उसने खुद को एक पहाड़ की चोटी पर घास पर बैठा पाया। लंबी और सफेद भौहों वाला बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा था। अचानक उसने अपना लकड़ी का रूलर उठाया और सफेद वानर के सिर पर थपथपाया। 1 2 3। शी-म्यू के मन में एक जोरदार धमाका गूंजा। उसकी आंखों के सामने कई चांदी की रोशनियां टिमटिमा उठीं। फिर ये रोशनियां छोटे छोटे चांदी के शब्दों में बदल गईं। यह एक कला का नाम था। पहले 3 शब्द शी-म्यू के दिमाग में चमक उठे। चंद्रमा निगलने की कला। अध्याय 63। स्वप्नलोक पुनः प्रकट होता है। अनुवादक नॉवल अंडरस्कोर सागा संपादक नॉवल अंडरस्कोर सागा। शी-म्यू को सफेद वानर में बदलते ही बेहद खुशी हुई। वह उत्साह से नाचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक अजीब सी मुद्रा बना ली। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुंह बनाया। तभी उसके दिमाग में एक धमाके की आवाज गूंजी। अचानक सामने का नजारा बदल गया। शी-म्यू को होश आया। उसने खुद को जंगल के एक खुले मैदान में बैठा पाया। शी-म्यू को एहसास हुआ कि भोर होने वाली थी। पूर्वी आकाश सफेद रोशनी से भर गया था। वह खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखने लगा। वह इतना चौंक गया कि उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहा जो सुबह की ओस से भीग गए थे। शी-म्यू कुछ देर के लिए स्वप्नलोक में चला गया था, लेकिन हकीकत में तो पूरी रात बीत चुकी थी। शी-म्यू ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सपने में देखी गई चांद निगलने वाली कला के बारे में विस्तार से सोचने लगा। परिणाम देखकर वह हक्का बक्का रह गया। सपने को याद करने की बहुत कोशिश करने पर भी उसका दिमाग खाली था। उसे चांद निगलने की कला का नाम तो याद था, लेकिन उसे इस कला की अभ्यास विधि याद नहीं आ रही थी। हालांकि शी-म्यू को अपने दिल में पता था कि उसने इस कला को समझ लिया है। शी-म्यू को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके मन में ये अजीब और विरोधाभासी भावनाएं थीं, इतनी अधिक कि वह सपने को वास्तविकता से अलग नहीं कर सका। उसने अपना सिर हिलाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। आसमान उजला हो गया था। शी-म्यू एक पल सोचता रहा। फिर वह उठा और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने पूरी रात अपने कमरे के बाहर बिताई थी। 2 दिन बीत चुके थे। फिर से पूर्णिमा की रात थी। आसमान बादलों से रहित था। चांद आसमान में लटकी हुई जेड प्लेट जैसा लग रहा था। शांत चांदनी अपनी ठंडी चांदी जैसी रोशनी से पूरी घाटी को रोशन कर रही थी। शी-म्यू अपने दूरस्थ पत्थर के घर में बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे। वह ध्यान कर रहे थे। अचानक उसने आंखें खोलीं। उनमें उत्साह का भाव था। अंततः एक उज्ज्वल पूर्णिमा की रात आ गई। शी-म्यू ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने आसपास किसी भी हलचल पर ध्यान से नजर रखी और किसी भी गतिविधि की आवाज के लिए ध्यान से सुनने लगा। पूरी घाटी शांत थी। एक भी परछाई नजर नहीं आ रही थी। शी-म्यू आखिरकार संतुष्ट हो गया। वह तेजी से इमारतों की छाया में आगे बढ़ा। फिर वह रिहायशी इलाके से बाहर निकलकर जंगल के खुले मैदान में पहुंच गया। आगे बढ़ते हुए उसने आसपास के इलाके को गौर से देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है, तो वह घास पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने चांदनी के स्पर्श को महसूस किया और अपनी सांसों को स्वप्न जैसी अवस्था में जाने के लिए समायोजित किया। थोड़ी देर बाद शी-म्यू का शरीर अकड़ गया। फिर उनका शरीर शिथिल हो गया और वे निश्चल हो गए, मानो कोई वृद्ध साधु ध्यान में बैठा हो। वह फिर से अपने सपने में प्रवेश कर गया। ठंडी हवा के झोंके से शी-म्यू की चेतना जागी। उसने आंखें खोलीं और खुद को सफेद वानर में अवतरित पाया। वह एक अजीबोगरीब आकार की चांदी की चट्टान पर खड़ा था। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे और वह मुंह बना रहा था। चांद निगलने की कला, ये शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। शी-म्यू ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका, ठीक उसके पिछले सपने की तरह। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने बंदर का सिर ऊपर उठाया। उसने देखा कि रात का आकाश घने सफेद प्रकाश बिंदुओं से घिरा हुआ था। ये दृश्य पिछले दृश्य से थोड़ा अलग था। पहले ये सफेद चमकदार बिंदु आधे तिल के दाने के बराबर भी नहीं थे, लेकिन अब इन बिंदुओं का आकार चावल के दाने जितना बड़ा हो गया था। ये प्रकाश बिंदुओं से बढ़कर प्रकाश गोल बन गए थे। इन प्रकाश गोलों को मानो किसी रहस्यमयी खिंचाव का बल मिला हो। वे आकाश में प्रकट हुए और एक के बाद एक सफेद वानर की सुनहरी पुतलियों में गिरने लगे। जैसे जैसे ये प्रकाश गोल नीचे उतरते गए, आकाश में प्रकाश के नए गोले उभरने लगे। ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। ये सफेद रोशनियां मानो किसी नदी की तरह बह रही थीं, जो हाथ उठाए अजीब मुद्रा में खड़े सफेद वानर की आंखों में समा रही थीं। सफेद प्रकाश के गोले वानर के शरीर में समा जाने के बाद बिखरते नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति के बंधन में जकड़े हुए हों। जैसे ही वे उसके मन में इकट्ठा हुए और सफेद कोहरे के एक समूह में बदल गए। कोहरे की ये लकीरें पहले उसके मन के अंदर अव्यवस्थित ढंग से तैरती रहती थीं। कुछ समूह घने थे और कुछ पतले, लेकिन इस बार एक अजीब सी शक्ति के प्रभाव में वे उसके मन के केंद्र में जमा हो गए। फिर वे छोटे और घने होने लगे। वे दूधिया सफेद बादलों का एक समूह बनाने लगे। वे घूमते रहे और धीरे धीरे से उड़कर तरल अवस्था में आ गए। ऐसा लग रहा था मानो यह बादल किसी भंवर की तरह काम कर रहा हो। यह नए आने वाले कोहरे को लगातार अपनी ओर खींच रहा था। हालांकि बादलों ने अपना मूल आकार तो बनाए रखा, लेकिन घने होते गए। शी-म्यू को लगा जैसे उसका दिमाग फूलने लगा है, मानो कोई बर्फ जैसी ठंडी चीज उसके सिर में घुस गई हो। लेकिन तभी उसके मन की गहराइयों से एक अजीब सी ठंडक और सुकून का एहसास उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब मगर चमत्कारी औषधि में डूब गया हो। हालांकि उसने अपने मन में कोई रहस्यमय बदलाव महसूस नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिलसिला कब तक चलेगा।
इसलिए वह ऊब गया। इंतजार करते हुए उसने इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक उसे पता चला कि जिस शिलाखंड पर वह बैठा था वह एक ऊंची पर्वत चोटी की चट्टान पर था। चारों ओर बादलों का एक असीम सागर उमड़ रहा था। हवा इन बादलों के बीच से धीरे धीरे बह रही थी। वहां कई ड्रैगन पाइन के पेड़ थे। ऐसा लग रहा था मानो वे बादलों के सागर में उतरे हुए हों। पहाड़ की चोटी पर तरह तरह के विदेशी पौधे फैले हुए थे। शी म्यू ने ये पौधे पहले कभी नहीं देखे थे। दूर से एक स्वर्गीय झरना दिखाई दिया। उससे एक ध्वनि निकली। ऐसा लग रहा था मानो बाघ और अजगर एक साथ दहाड़ रहे हों। पहाड़ काफी ढलान वाला था। उसे जमीन से सीधा उठता हुआ देखा जा सकता था, मानो कोई हरी तलवार आसमान को चीर रही हो। जिस चट्टान पर सफेद वानर खड़ा था वह उस तलवार की तीखी नोक जैसी थी। तलवार की तरह हरे रंग का ये पहाड़ तरह तरह की भव्य और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर्वत शिखर की आधी भी ऊंची नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रात के आसमान की ओर देखकर हाथ बढ़ाए तो चमकते चांद और तारों को थाम लिया जा सकता है। शी म्यू को यकीन था कि यह जगह उसके सपनों में पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि सफेद बंदर ने चांद निगलने की कला का अभ्यास करने के लिए इस पहाड़ को चुना था। शायद इसलिए क्योंकि यह चट्टान चांद से सबसे कम दूरी पर थी। शी म्यू ने आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। वह नहीं जानता था कि दूधिया सफेद तरल को सफेद बंदर के दिमाग में छोटे सफेद दाने का रूप लेने में कितना समय लगेगा। जैसे जैसे दूधिया सफेद तरल भंवर घूमता रहा, सफेद क्रिस्टल के तल पर पतले सफेद धागों की एक परत लिपटी रही। सफेद धागों की वजह से यह बड़ा होता गया। क्रिस्टल का दाना धीरे धीरे चावल के दाने के आकार का हो गया। अचानक शी म्यू के दिमाग में एक धमाके की आवाज गूंजी। उसे अचानक चक्कर आ गया। फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। शी म्यू ने एक करुण चीख मारी। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। इस तीव्र कंपन ने उसे उसके सपने से झकझोर कर बाहर निकाल दिया था। शी म्यू की नींद खुली तो उसने पाया कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। उसके काले कपड़े उसके अपने पसीने और वातावरण की ओस के मिश्रण से भीग गए थे। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसका चेहरा ढीला पड़ गया था। उसकी चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क रही थीं। सपने में आई गड़गड़ाहट उसकी आत्मा की गहराइयों में जोर से फूट पड़ी थी, इतनी जोर से कि उसकी रूह कांप उठी। सौभाग्य से यह एक दूरस्थ स्थान था। इसके अलावा सुबह का समय था। ये औसत मानव के लिए सबसे अधिक नींद का समय माना जाता है, इसलिए किसी को भी इस असामान्य दृश्य का पता नहीं चलता। अध्याय 64 प्रतियोगिता। अनुवादक नॉवल_सागा संपादक नॉवल_सागा। शी म्यू की निगाहें धीरे धीरे संकुचित हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जरा भी थकान नहीं दिख रही थी। उसका मन शांत था। उसके दिमाग में एक शीतलता और सुकून भरा एहसास छाया हुआ था। उसे यकीन था कि उसके मन में कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुए हैं, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सका। अचानक उसे स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का ख्याल आया, जिसे उसने दिन में ध्यान के माध्यम से समझा था। इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे अचंभित कर दिया। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के कुछ अंश ऐसे थे जिन्हें वह दिन में अभ्यास करते समय समझ नहीं पाया था। हालांकि अब इस कला के बारे में सब कुछ उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। बस थोड़े से विचार से इस आश्चर्यजनक खोज ने उसे वहीं का वहीं स्तब्ध कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर एक उल्लापूर्ण भाव उभर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्यान के माध्यम से किसी भी साधना कला को समझने में यह अद्भुत चंद्रमा निगलने की कला इतना अद्भुत प्रभाव दिखाएगी। अगर यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो उसे लाभ होगा। इसके अलावा अस्थि शोधन और रक्त बलवर्धक गोलियों का सहारा लेकर स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला की पहली परत तक पहुंचना उसके लिए आसान हो गया। शी म्यू अपनी इच्छा को दबा नहीं सका और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वह चुपके से अपने छोटे से पत्थर के घर में घुस गया। फिर वह अपने पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के पहले चरण का विवरण याद करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वह समझ गया है तो उसने एक रक्तवर्धक गोली गटक ली। फिर वह ध्यान की मुद्रा में आ गया। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रेरित करना शुरू किया। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो लगभग गायब हो गई हों। शी म्यू को लगा कि उसका शरीर और मन पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसलिए उसने एक हड्डी तड़का लगाने वाली गोली निगल ली और कला के पहले चरण का अभ्यास शुरू कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होकर उसी प्रकार एकत्रित होने लगी जैसे आकाश में टिमटिमाते तारे एकत्रित होते हैं। फिर एक अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नाड़ियों में एकीकृत हो गई। तत्पश्चात यह एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। समय के साथ उसकी मेरिडियंस में रियल क्यूई का प्रवाह और भी तेज होता गया। शुरुआत में ये बाल जितना पतला था, लेकिन अब ये सुई जितना मोटा हो गया था। हालांकि ये कई मेरिडियंस के एक खास चौराहे पर एक जोरदार विस्फोट के साथ अलग हो गया। फिर रियल क्यूई का एक छोटा सा टुकड़ा बाल के एक रेशे जितना पतला एक नए मेरिडियन में प्रवेश कर गया। शी म्यू बहुत खुश हुआ। पिछले दिन शाम को अचानक ज्ञान प्राप्ति के बाद से उसने इस कला की अभ्यास पद्धति में कुछ बदलाव किए थे। उन्होंने जो समायोजन किया था वह विशेष नहीं था, लेकिन इससे उनके अभ्यास की धीमी गति एक नई और तेज गति में बदल गई थी। पूरे दिन के अभ्यास के बाद वह अपनी मेरिडियंस से संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की गति पर काम किया और उसे बढ़ाया।
अगले कुछ दिनों तक शी म्यू ने दिव्य हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास पागलपन की हद तक जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ प्रेरणा मिली हो। हालांकि उसने अपनी 13वीं श्रृंखला की आंधी बल कला और पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी को निखारने के लिए भी कुछ समय निकाला। वह चांदनी रातों में चुपके से घर से बाहर निकलता रहा, फिर जंगल के खुले मैदान में अपनी स्वप्नलोक में प्रवेश करता। वह चांदनी को आत्मसात करता रहा और चंद्रमा निगलने की कला की मदद से अपने मन में संचित चांदनी सार को संपीडित करता रहा। पिछले 2 महीनों में शी म्यू के दिमाग में क्रिस्टल के दाने का आकार चावल के दाने से बढ़कर सेम के दाने के बराबर हो गया था। शी म्यू को अभी तक इस क्रिस्टल दाने की सटीक भूमिका का पता नहीं चला था, हालांकि इससे उसे बहुत लाभ हुआ था। इसने उसकी विचार शक्ति की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया था। रक्त शक्तिवर्धक और अस्थि संयोजी गोलियों की सहायता से स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के प्रथम चरण को प्राप्त करने में शी म्यू को 2 महीने लगे। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला से शरीर की शक्ति में वृद्धि हो सकती थी। शी म्यू की शक्ति लगभग 1/3 बढ़ गई थी। अपनी वास्तविक ची के सहारे वह अपनी मूल शक्ति से दुगुनी ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इसके अलावा उसके पूरे शरीर की त्वचा काफी दृढ़ हो गई थी। ये कहा जा सकता था कि अगर वह अपना अभ्यास जारी रखता तो कोई साधारण तलवार या भाला उसके शरीर को आसानी से नहीं चीर पाता। इसके अलावा वह अपने शरीर के भीतर मौजूद वास्तविक क्यूई की मदद से एक ही बार में 3 पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठियों या गेल फोसाट की 13 श्रृंखला के 2 टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा वह अपने शरीर में संचित वास्तविक क्यूई की मदद से आंधी बल कला की 13 श्रृंखलाओं के चरम चरण तक पहुंच सकता था। अब वह एक ही सांस में आसानी से 11 वार कर सकता था। साथ ही उसकी पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी की शक्ति भी बढ़ गई थी। अपनी मुट्ठी का परीक्षण करके वह चौंक गया, क्योंकि वह एक विशाल महापाषाण को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम था। शी म्यू का मानना था कि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ जिन परिवार के 5वें मास्टर जैसे मध्यवर्ती हो तियान योद्धा का आसानी से सामना कर सकता है, लेकिन अब उसके पास बस कुछ ही हड्डियां मजबूत करने वाली और खून बढ़ाने वाली गोलियां बची थीं। इसलिए उसे कुछ और खरीदने की जरूरत थी। शी म्यू ने एक पैकेट निकाला और उसे पलटा। पैकेट में से कई चांदी के नोट गिरे। अब तक शी म्यू के पास 30,000 से भी कम चांदी के सिक्के बचे थे। अगर उनकी प्रैक्टिस पर खर्च को देखें तो ये पैसा सिर्फ एक पखवाड़े तक ही चल सकता था। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के अभ्यास के लिए आवश्यक संसाधन एक साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर थे। अगर शी म्यू के पास अपनी बचत और चंद्रमा निगलने की कला का सहयोग न होता तो वह इसके पहले चरण तक नहीं पहुंच पाता। शी म्यू व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुराया। उसके पास कदम दर कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसे काले दानव संप्रदाय में पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना था। उसने चांदी के नोट एक तरफ रख दिए, फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। 13वीं पर्वत चोटी के आसपास नए शिष्यों के लिए घरों की कतार लगी हुई थी। उस समय वहां भीड़ भाड़ थी। क्वो कुन और उसके समूह द्वारा घायल किए गए नए शिष्य पूरी तरह से ठीक हो गए थे। पिछले 2 महीनों में उनमें से ज्यादातर लोग संप्रदाय से परिचित हो गए थे। युवा शिष्य काले दानव संप्रदाय के बारे में जिज्ञासु थे, इसलिए साधना समाप्त होने के बाद वे अपने घरों के बाहर टहलते रहते थे, सिवाय शिमू के, जो हमेशा बंद कमरे में अपनी साधना में व्यस्त रहते थे। बाकी शिष्य संप्रदाय के माहौल को समझने के लिए घाटी और चौराहों पर रुकते थे। हालांकि शी म्यू शायद ही कभी घर से बाहर निकलता था। वह ज्यादातर नए शिष्यों से परिचित भी नहीं था। कुछ लोगों को छोड़कर शी म्यू ब्लूस्टोन प्लाजा की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ा। अचानक उसे दूसरे चौराहे से आती हुई चिल्लाने और जयकारे की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये तेज आवाजें भारी भीड़ से आ रही थीं। शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि 13वें पर्वत की दिशा में एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया खुला मैदान था, जहां वे एक बार बाइशे के साथ गए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग अखाड़े में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह अखाड़ा विशेष रूप से शी म्यू जैसे नए शिष्यों के लिए बनाया गया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि चल रही लड़ाई नए शिष्यों के बीच ही थी। अखाड़े की ओर बढ़ते हुए शी म्यू की आंखें चमक उठीं। ये घेरा हरे पत्थर से बना 25-28 मीटर ऊंचा चबूतरा था। यह जमीन से कुछ ही फुट ऊंचा था और काले धातु की सुरक्षा बाड़ से घिरा हुआ था। शी म्यू ने देखा कि मंच 20-30 लोगों से घिरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर प्राथमिक स्तर के शिष्य थे। भीड़ 2 समूहों में बंटी हुई थी। ये समूह एक दूसरे को घृणा से घूर रहे थे। 2 शिष्य अखाड़े में एक दूसरे से लड़ रहे थे। सामरिक स्थिति बहुत तीव्र थी। उनमें से एक दुबला पतला युवा लड़का था जो बाई से निकला। शी म्यू उससे परिचित था। दूसरी महिला एक दुबली पतली युवती थी। उसकी छोटी छोटी चोटियां थीं और उसके कपड़ों से कई चांदी की घंटियां लटक रही थीं। यह वह है। शी म्यू आश्चर्यचकित था। यह वही लड़की थी जिसने संप्रदाय में प्रवेश के दिन क्वो कुन के घूंसे से बचने के लिए एक अजीबोगरीब रक्त विधि बताई थी। उस घटना ने शी म्यू पर गहरा प्रभाव डाला था। शी म्यू और बाई शी ने बाद में उस लड़की से कुछ संपर्क बनाए। शी म्यू को याद आया कि उसका नाम लैन फेंग था। बाई शे और लैन फेंग दोनों ही नए शिष्य थे, लेकिन वे आपस में क्यों लड़ रहे थे? अध्याय 65 उपाय के बदले उपाय। अनुवादक नॉवल_सागा संपादक नॉवल_सागा। बाई शे और लैन फेंग हरे मंच पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। जाहिर है 2 महीने पहले की तुलना में अब उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। बाई शे रिंग के बीचों बीच खड़ा था। उसकी बाहों की मांसपेशियां फूल रही थीं और वह लगातार मुक्के बरसा रहा था। हर मुक्के से धधकते चूल्हे जैसी गर्म हवा का झोंका निकल रहा था। इससे अखाड़े का तापमान बढ़ गया था। लैन फेंग का दुबला पतला शरीर उसके मुक्कों के दबाव में बेहद नाजुक लग रहा था।
हालांकि लैन फेंग ने अपने शरीर को तेजी से हिलाया। बाई शे के हमलों से बचते हुए उसकी कमर सांप की तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा से कोई विलो का पत्ता उड़ रहा हो। उसकी नजरें बाई शे की हरकतों पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी शारीरिक शक्ति को खत्म कर देना चाहती हो। दरअसल वह जवाबी हमला करने के मौके की तलाश में थी। बाई शे और लैन फेंग बराबरी के थे। इतने कम समय में इस लड़ाई का नतीजा तय करना संभव नहीं था। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने उनकी उत्कृष्ट युद्ध विधियों को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने काले दानव संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद कुछ साधना कलाएं सीखी थीं और वे निश्चित रूप से होउ तियान स्तर के योद्धा बन गए थे। बाई शे ने जो मुक्केबाजी तकनीक दिखाई थी वह धधकती आग वाली मुट्ठी जैसी लग रही थी। यह मार्शल आर्ट की तकनीकों में से एक थी। इसके अलावा शे म्यू को लगा कि लैन फेंग की तेज चालें जनरल लाइब्रेरी में देखी गई छाया कलाओं जैसी थीं। उनकी गतिविधियों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे दोनों अपनी अपनी होउ तियान कलाओं के प्रथम चरण तक पहुंच चुके थे, इसलिए वे प्रतियोगिता में आसानी से भारी वजन उठा सकते थे। इसके अलावा अगर वे होउ तियान स्तर पर होते तो उनके शरीर में पर्याप्त संघनित वास्तविक ची होती। वास्तव में उनकी संघनित वास्तविक ची शे म्यू से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। शी म्यू ने आह भरी। पत्थर के बंदर की उसकी बर्बाद वंशावली ने असली क्यूई हासिल करने की उसकी प्रगति को रोक दिया था, वरना इतनी सारी गोलियों और 2 महीनों के अभ्यास से वह आसानी से स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के दूसरे चरण तक पहुंच जाता। भाई शी, आप अपने कमरे से बाहर भी मुश्किल से निकलते हैं। मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा। शी म्यू ने एक खुलकर और जोरदार हंसी सुनी। घुंघराले बालों और चौड़े मुंह वाला एक युवक भीड़ से निकलकर शी म्यू की ओर बढ़ा। वह जियाओ मिंग था। जियाओ मिंग के जोरदार शब्दों ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों ने अपनी नजरें शी म्यू की ओर घुमाईं। कुछ लोग जिन्होंने उसे पहचान लिया था आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जियो, शे म्यू ने मुस्कुराते हुए जियो मिंग को सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के पास खड़े हो गए। फिर वे अखाड़े की ओर देखने लगे। भाई बाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी वास्तविक क्यूई 2 महीने के बहुत कम समय में ही इस स्तर तक पहुंच गई है। शायद वे होउ तियान स्तर के प्राथमिक चरण तक पहुंच गए हैं, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई शी, आपकी नजरें तेज हैं। यह एक बहुत अच्छा अवलोकन था। भाई बाई ने 2 दिन पहले ही अपनी यांग गोंग कला के तीसरे चरण में सफलता हासिल की है। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शी म्यू चौंक गया। हालांकि उसे जियाओ मिंग द्वारा बताई गई यांग गोंग कला का पता नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि यह उसकी स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के स्तर की ही होगी। कोई भी यह सुनकर चौंक जाएगा कि कोई 2 महीने के अंदर ही कला के तीसरे चरण तक पहुंच गया। इससे साबित होता है कि बाई शे की प्रतिभा शे म्यू से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। लेकिन भाई बाई और लैन फेंग के बीच क्या मामला है? वे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शी म्यू ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए लापरवाही से पूछा। जियाओ मिंग के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। भाई शी मुझ पर हंसेंगे। दरअसल भाई बाई मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि मेरे एक ज्वलंत दानव टोकन को भाई क्वकुन ने प्रवेश के दिन ही पकड़ लिया था, इसलिए। जियाओ मिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। शे म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि वह इस मामले से अवगत था। तुम अपने कमरे में अभ्यास कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि ये नए शिष्य बहुत घमंडी और महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने कुछ उत्कृष्ट होउ तियान कलाएं सीखी हैं, इसलिए वे एक दूसरे की ताकत आजमाने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाते। जीतने वाले को हारने वाले से एक टोकन मिलता है। मिस फेंग ने कल एक टोकन जीता था, इसलिए भाई बाई ने उन्हें एक मुकाबले के लिए चुनौती दी। वह मेरे लिए एक टोकन जीतना चाहते हैं, जियो मिंग ने आगे कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया क्योंकि वह मैच के पीछे का कारण समझ गया था। बाई शे बहुत वफादार व्यक्ति था, लेकिन लैन फेंग को हराना आसान नहीं था। बाई शे और लैन फेंग बराबरी पर थे। जाहिर तौर पर बाई शे का पलड़ा भारी था, हालांकि लैन फेंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, इसलिए इस मुकाबले का नतीजा अप्रत्याशित था। 6 लोग दूर से मैच देख रहे थे। उनके पहनावे से साफ जाहिर था कि वे पुराने शिष्य थे। इन शिष्यों में ब्लड ड्रैगन गैंग का क्वकुन भी था, जिसने प्रवेश वाले दिन शी मू और दूसरे नए शिष्यों को रोका था। वह अपने 2 साथी शिष्यों के साथ वहां खड़ा था। बाकी 3 लोगों में से एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक युवक था। वह किसी दूसरे वंश का लग रहा था। उसके पीछे उसके 2 अनुयायी खड़े थे, उनमें से एक हुओ माओ था। ये तीनों लोग क्वकुन और उसके समूह के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रतीत होते थे। भाई जिन, आपको क्या लगता है कि यह मुकाबला कौन जीतेगा? क्वकुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह सुनहरे बालों वाले युवक को देख रहा था। मैंने सुना है कि भाई क्वो ने हमारे संप्रदाय में पहले ही दिन इन नए शिष्यों की परीक्षा ली थी। उस दिन कपड़ों पर घंटियां पहने इस लड़की ने आपके मुके को एक अजीब सी ताकत से चकमा दिया था। तो लगता है भाई क्वो को लगता है कि यह युवती जीतेगी। सुनहरे बालों वाले युवक ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए एक अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा। रक्त योद्धा साधारण योद्धाओं से श्रेष्ठ होते हैं। बाई शे एक साधारण मार्शल आर्ट योद्धा है, हालांकि वह काफी शक्तिशाली है। भाई जिन को इस संबंध में बेहतर समझ होनी चाहिए। बाई शे ने होउ तियान स्तर तक बहुत तेजी से प्रगति की होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब वह जियान तियान स्तर पर प्रवेश करेगा तो वह अन्य योद्धाओं से श्रेष्ठ होगा। क्वकुन ने अपनी भौहें उठाईं और हंसते हुए कहा। सुनहरे बालों वाला युवक ठंडी सांस लेते हुए बोला। उसका रंग रूप बिगड़ गया। भाई क्वो, हम कोड वर्ड्स में बात नहीं करते।
बाई शे हमारी संस्था में नई भर्ती होगी। हम पवित्र आत्मा संस्था लैन फैंग के साथ नहीं उलझेंगे। हम उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सुनहरे बालों वाले युवक ने उदासीनता से कहा। बहुत बढ़िया, तो फिर ये तय हो गया। क्वो कुन ने सिर हिलाया। बाई शे और लैन फैंग लंबे समय से बराबरी पर थे। अब तक उनकी असली क्यूई खत्म हो चुकी थी, इसलिए वे अधीर हो रहे थे। अचानक बाई शे ने जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए एक धीमी आवाज निकाली। फिर उसने अपना शरीर आगे झुकाया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से गर्म हवा निकली और 10 फुट लंबी हवा की लहर बन गई। फिर एक हल्की सी आवाज के साथ उसका हाथ आगे बढ़ा। गर्म हवा की लहर तेजी से उठी और लैन फैंग की ओर बढ़ी। इसने लगभग आधी रिंग को बहा ले गया। लैन फैंग तेजी से एक तरफ हट गई, हालांकि वह हमले के जबरदस्त प्रभाव से बच नहीं पाई और रिंग के एक कोने में धकेल दी गई। बाई शे का रंग पीला पड़ गया था, हालांकि ये सब देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और शरीर को आगे की ओर उछाला। उसकी हथेलियां मुड़ गईं और पंजों के जोड़े जैसी हो गईं, जबकि उसकी उंगलियों से एक ठंडी और हल्की रोशनी निकल रही थी। नक्काशीदार ड्रैगन पंजा। बाई शे की हथेलियों ने एक चालाक चाप बनाया क्योंकि उन्होंने धीमी आवाज के साथ लैन फैंग के नाजुक गले को पकड़ लिया। लैन फैंग का आकर्षक चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया। उसकी खूबसूरत पुतलियां काली पड़ गईं। उसकी आंखों में एक सुंदर बैंगनी चमक चमक उठी। उसके हाथों ने तुरंत बाई शे को थाम लिया। जिंगल। लैन फैंग के कपड़ों की घंटियां बज उठीं जैसे ही उसका फिगर बाई शे के साथ जुड़ गया। अचानक उसकी आकृति चमक उठी और वह बाई शे के पीछे प्रकट हुई। उसका आकर्षक चेहरा कुछ पीला सा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके बाएं कंधे पर एक लंबा सा चीरा लगा हुआ था। उसकी नंगी सफेद बाह पर 5 लाल खरोंचें दिखाई दे रही थीं। इन खरोंचों से खून बह रहा था और उसकी बाह लाल हो रही थी। उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था। उसने अपने पंजों से जमीन को छुआ। फिर वह मुड़ी और बाई शे की ओर दौड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। अचानक उसके हाथ में एक बर्फ सफेद खंजर चमकती हुई सफेद रोशनी के साथ दिखाई दिया। फिर वह नाजुक स्वर में चिल्लाई। उसका खंजर बाई शे के कंधे की ओर फेंका गया और उसमें से ठंडी रोशनी निकली। गुस्से में होने के बावजूद उसने बाई शे को मारने का इरादा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। हालांकि बाई शे का चेहरा अजीब लग रहा था। वह थकी हुई आंखों से आगे देख रहा था। उसका शरीर वहीं का वहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आने वाले खंजर की कोई परवाह ही नहीं थी। अध्याय 66। पवित्र आत्मा संघ और रक्त ड्रैगन गिरोह। अनुवादक नॉवल अंडरस्कोर सागा। संपादक नॉवल अंडरस्कोर सागा। खतरनाक। भाई बाई बच्चों। बाई शे के परिचित जो रिंग के चारों ओर इकट्ठे हुए थे वे घबराकर चिल्लाने लगे। हालांकि शी म्यू की नजर लैन फैंग पर टिकी हुई थी। जब लैन फैंग और बाई शी आपस में लिपटे हुए थे और एक दूसरे के पास से गुजरे थे तो एक आम इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन शी म्यू ने कई सुराग पकड़ लिए थे। लैन फैंग के कपड़ों से लटकी घंटियां थोड़ी अजीब थीं। शायद इन्हीं घंटियों की वजह से बाई शे अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। अचानक बाई शे का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। कुछ पलों के लिए वह बेहोश हो गया था। लैन फैंग का खंजर उसके सामने आ गया था और उसकी छाती से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। बाई शे का चेहरा बदल गया। अनगिनत विचार उसके मन में उमड़ पड़े। उसने झट से अपना शरीर झुका लिया। हालांकि उसने अपना कंधा पीछे नहीं खींचा, बल्कि वह खंजर का स्वागत करने के लिए मुड़ा। अचानक उसके दाहिने हाथ से झटके की लहरें निकली और उसकी उंगलियों से एक ठंडी रोशनी निकली। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हमला करने के इरादे से लैन फैंग की कमर पर लहराया। ये देखकर लैन फैंग की आंखों में घबराहट की एक लकीर उभर आई। इस अप्रत्याशित और खतरनाक हमले ने उसके दिल में चीख पैदा कर दी, लेकिन वह अपनी गति को रोक नहीं पाए। वे गंभीर रूप से घायल होने ही वाले थे कि तभी हवा में एक नारंगी रोशनी फुसफुसाहट की आवाज के साथ चमक उठी। नारंगी रंग की रोशनी आग के गोलों का एक समूह निकली, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति के सिर जितना बड़ा था। ये रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से रिंग के तल की ओर फेंकी गई और फिर वहीं फट गई। टकराना। बाई शे और लैन फैंग को एक विशाल वायुतरंग के रूप में उड़ा दिया गया, जिससे वे कई मीटर पीछे चले गए। दर्शक इस घटनाक्रम से इतने स्तब्ध रह गए कि एक पल के लिए तो वे स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अपनी निगाहें उस दिशा की ओर घुमाईं जहां से वह आग का गोला आया था। उन्होंने वहां 2 लोगों को एक दूसरे के बगल में खड़े देखा, शी म्यू और जियाओ मिंग। जियाओ मिंग का रंग पीला पड़ गया था। उसका दाहिना हाथ आगे की ओर उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आगे की ओर इशारा किया हो। उसकी उंगली के सिरे पर नारंगी रंग की रोशनी की एक किरण अभी भी बनी हुई थी। भाई जियो, आप। शी म्यू हक्का बक्का रह गया। जियाओ मिंग ने चारों ओर हैरान चेहरों को देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ नीचे रख दिया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, एक जादूगर। फिर भीड़ उत्साह से भर गई और लोग आपस में चर्चा करने लगे। लैन फैंग के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। हालांकि बाई शे हैरान नहीं दिखे। उन्होंने लैन फैंग की तरफ देखा और फिर अपनी नजर जियाओ मिंग की तरफ घुमा ली। भाई बाई, आप एक ज्वलंत दानव टोकन के लिए अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई शे ने अपनी भौहें से ओढ़ लीं, लेकिन चूंकि बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, इसलिए उसे सिर हिलाना ही पड़ा। वह लैन फैंग की ओर मुड़ा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को अपनी छाती पर रख लिया। फिर उसने कहा, मिस लैन की रक्त शक्ति वाकई अद्भुत है। इससे निपटना काफी मुश्किल है, लेकिन अब हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई रुक गई है।
भाई बाई को बहुत जल्दी होश आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, लैन फेंग ने एक औपचारिक जवाब दिया। जैसे ही वह मुड़ी और रिंग से नीचे उतरी, उसके कपड़ों से लटकी घंटियां झंझना उठीं। ख्वो कुन और सुनहरे बालों वाला वह नौजवान दूर से मैच देख रहे थे। ये देखकर उनके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य झलक रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नए शिष्यों के इस समूह में इतने प्रतिभाशाली लोग होंगे। उस लड़के ने कुछ जादू टोना सीखा है, लेकिन उसके अग्नि तत्व की प्रेरणा शक्ति काफी गहरी थी, ख्वो कुन बुदबुदाया। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि सुनहरे बालों वाला वह नौजवान अपने 2 साथी शिष्यों के साथ उनके पास से गुजरा। फिर वे अखाड़े की ओर बढ़े। ये देखकर ख्वो कुन का चेहरा बदल गया। फिर वह भी अपने साथियों के साथ रिंग की ओर बढ़ा। नए शिष्य ख्वो कुन से डरे हुए थे, इसलिए जब उन्होंने उसे और सुनहरे बालों वाले लड़के को अपने दोस्तों के साथ आते देखा तो उन्होंने जल्दी से उनके लिए रास्ता बना दिया। बाई शे रिंग से नीचे उतर चुका था। वह जियाओ मिंग और शी म्यू बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने ख्वो कुन और सुनहरे बालों वाले उस नौजवान को अपनी ओर आते देखा। शी म्यू के दिल में एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई जब उसने ख्वो कुन और हुओ माओ को अपनी ओर आते देखा। हालांकि उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। भाई बाई, मैंने तुम्हें उस लड़की से मुकाबला करते देखा। यह आश्चर्यजनक है कि तुमने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त प्रगति कर ली है। सुनहरे बालों वाले युवक ने बाई शे को एक हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। वह उससे परिचित सा लग रहा था। भाई जिन मेरी चापलूसी कर रहे हैं। बाई शे ने सुनहरे बालों वाले उस नौजवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उसने हुओ माओ को अभिवादन में सिर हिलाया। ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? सुनहरे बालों वाले नौजवान ने जियाओ मिंग की तरफ देखते हुए सहज भाव से पूछा। बाई शे जियाओ मिंग को देखने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ मिंग का रंग अभी भी पीला था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। यह मेरा दोस्त है, जियाओ मिंग, बाई शे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप युवा शिष्य जियाओ हैं। मैं आपसे प्रवेश के दिन मिला था। आपकी असाधारण प्रतिभा ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। आप वाकई एक सामान्य शिष्य से अलग हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास जादुई शक्तियां होंगी। आपके अग्नि तत्व की प्रेरणा शक्ति काफी प्रभावशाली थी। मुझे लगता है कि जैसे ही आपके प्रदर्शन की सूचना हमारे वरिष्ठों को दी जाएगी, संप्रदाय में आपका दर्जा बढ़ जाएगा। ख्वो कुन मुस्कुराते हुए कहने में कामयाब रहे। सुनहरे बालों वाले युवक ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसका रंग काला पड़ गया। भाई जियाओ की जादुई शक्तियां अब शायद समाप्त हो गई होंगी। मेरे पास यह आत्मा शक्तिवर्धक गोली है जो आपकी जादुई शक्तियों को और बढ़ा सकती है। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लीजिए। ख्वो कुन ने जियाओ मिंग के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी छाती से एक नाजुक सफेद शीशी निकाली और जियाओ मिंग को देने के लिए हाथ बढ़ाया। सुनहरे बालों वाले नौजवान के चेहरे के भाव फिर बदल गए जब उसे एहसास हुआ कि आत्मा शक्तिवर्धक गोली की कीमत कई हजार चांदी से कम नहीं होगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ख्वो कुन जियाओ मिंग को अपने समूह में शामिल करने के लिए इतनी बेताबी से काम करेगा। जियाओ मिंग का चेहरा बदल गया। उसने गोली लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वह बाई शे को उलझन और झिझक भरे चेहरे से देखता रहा। हे, ब्लड ड्रैगन गैंग बहुत अमीर और दबंग है, लेकिन मैंने सुना है कि भाई क्वा ने हमारे संप्रदाय में प्रवेश करते ही भाई जियाओ से एक ज्वलंत दानव टोकन जबरदस्ती छीन लिया था। दरअसल उस दिन भाई जियाओ बाल बाल बच गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये खबर सच है। सुनहरे बालों वाले युवक ने ख्वो कुन के दुखते हुए स्थान पर वार करते हुए उपहास किया। आसपास के शिष्यों ने ये सुनकर अपनी यादों का पर्दा हटा दिया। फिर उन्हें प्रवेश वाले दिन हुए कड़वे अनुभव याद आने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर आक्रोश का भाव प्रकट करने की हिम्मत नहीं हुई। वे बस अनिच्छा से ख्वो कुन और उसके दोनों अनुयायियों की ओर देखते रहे। जियो मिंग ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। ख्वो कुन ने जियाओ मिंग की आंखों में बदले हुए भाव देखे तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। भाई जियाओ, हमें गुप्त रहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम जिन हुआन है। मैं पवित्र आत्मा संघ का सदस्य हूँ। हमारे समूह में आपके जैसे कई प्रतिभाशाली जादूगर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई जियाओ हमारे संघ में शामिल होने में रुचि लेंगे या नहीं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन हमारे संघ में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी प्रगति की गति को तेज करने में मदद कर सकते हैं। सुनहरे बालों वाले युवक ने गंभीरता से कहा। भाई बाई जैसा शानदार मार्शल आर्ट योद्धा भी एक दुर्लभ प्रतिभा है। हमारे समूह में आपका भी स्वागत है। सुनहरे बालों वाले नौजवान ने बाई शे की ओर देखते हुए कहा। शे म्यू चुपचाप उनके पास खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा था। पिछले 2 महीनों में उसने पवित्र आत्मा संघ का नाम कई बार सुना था। उसकी जानकारी के अनुसार ये संघ अपने कई दुर्जय हो तियान योद्धाओं के कारण बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कुछ विद्वान स्तर के जादूगरों की भी भर्ती की थी। हालांकि रक्त ड्रैगन गिरोह के ख्वो कुन के साथ उनका कोई सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं था। अध्याय 67। एक शालीन इनकार। अनुवादक नॉवल_सागा संपादक नॉवल_सागा। भाई जियाओ, हमारे ब्लड ड्रैगन गैंग में 2 जादूगर हैं, इसलिए आपसी लेन देन का मामला कोई मुद्दा नहीं होगा। और अगर आप हमारे गैंग में शामिल हो जाते हैं तो आपको हर महीने कुछ मुफ्त गोलियां मिलेंगी। यह आत्मा शक्तिवर्धक गोली उनमें से एक है। ख्वो कुन ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि जियाओ मिंग जिन हुआन से प्रभावित हो रहा है। भाई जियाओ, पवित्र आत्मा संघ हमारे जादूगरों को हर महीने आत्मा शक्तिवर्धक गोली जैसी कई तरह की गोलियां भी मुफ्त में देता है। हमारे पास एक आत्मा स्तर के जादूगर की अभ्यास पांडुलिपि भी है। ये कई साल पहले हमारे एक वरिष्ठ शिष्य की थी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप इसे कभी भी उधार ले सकते हैं, जिन हुआन ने गर्व से कहा।
आसपास के शिष्यों के चेहरों पर ईर्ष्या का भाव देखा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो प्रमुख संघ जियाओ मिंग को अपने साथ शामिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बहरहाल बाई शे अपने दोस्त के पास मुस्कुराहट लिए खड़ा था। वह अपने दोस्त के लिए सचमुच खुश था। वह ये भी भूल गया था कि जियाओ मिंग ने उसकी सुर्खियां बटोरने का मौका लगभग छीन ही लिया था। एक आत्मा स्तर के जादूगर की पांडुलिपि। जियाओ मिंग खुश हो गया। उसने अपनी नजर घुमाई और मदद के लिए बाई शे की ओर देखा। बाई शे चुप रहा, लेकिन उसने उसे हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। क्वो कुन गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर चिल्लाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि जियाओ मिंग की आवाज गूंजी। वरिष्ठ जिन ने मुझे बहुत दिल से आमंत्रित किया है, इसलिए ये छोटा भाई उनके प्रस्ताव को ठुकराएगा नहीं। मुझे पवित्र आत्मा संघ में शामिल होकर खुशी होगी। ये सुनकर जिन हुआन बहुत खुश हुआ। भाई जियाओ ने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई भाई हमारे संघ में शामिल होने का इरादा रखते हैं या नहीं? सुनहरे बालों वाले नौजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपनी नजर बाई शे की ओर घुमाई। बाई शे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आपके संगठन का हिस्सा बनकर खुशी होगी, क्योंकि मेरे मित्र भाई जियो भी इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। सुनहरे बालों वाले युवक ने जब उसका जवाब सुना तो वह बहुत खुश हुआ। इससे क्वो कुन असहज स्थिति में पड़ गया। शर्मिंदगी ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसका रंग काले घड़े जैसा काला पड़ गया। हालांकि वह इतने सारे लोगों के सामने अपना काउंटर नहीं खोल सकता था। अचानक उसकी नजर लैन फेंग पर पड़ी। वह भीड़ में एक लड़की से बात कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। मिस लैन, बहुत समय हो गया। आपके खून की जादुई शक्ति पहले से भी ज्यादा अद्भुत लग रही है। क्वो कुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ क्यों मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं? उसने अपना सिर घुमाया और प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मिस लैन में अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा है। आपको नए शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। ओह, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हमारे ब्लड ड्रैगन गैंग में शामिल होने के बारे में क्या फैसला किया है? क्वो कुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, वो। लैन फेंग की नजरें घूम गईं। हालांकि उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। मिस लैन, मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आपकी वर्तमान शक्ति और अन्य नए शिष्यों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी बाहरी शक्ति की मदद मिलने पर आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। अकेले अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं होगा। आखिरकार बिना किसी की मदद के कुछ महान हासिल करना बहुत मुश्किल है। क्वो कुन ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। लैन फेंग की खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब उसने बाई शे और जियाओ मिंग की ओर देखा। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर मानो उसने कोई फैसला ले लिया हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये युवती इतने सच्चे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि सीनियर क्वो ने मुझे बार बार आमंत्रित किया है। ये बहुत अपमानजनक होगा। वाह, हमारे ब्लड ड्रैगन गैंग की अध्यक्ष सिस्टर लैन आज घाटी में हैं। चलो उनसे मिलते हैं। हमारे नेता एक वीर व्यक्ति हैं जो न्याय का पालन करते हैं। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप जैसी असाधारण रक्त योद्धा हमारे समूह का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। क्वो कुन ने प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण दिया। लैन फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जिस लड़की से वह बात कर रही थी, उससे कुछ बातें करने के बाद वह मुड़ी और क्वो कुन के साथ पहाड़ी घाटी की ओर चल पड़ी। सुनहरे बालों वाले उस नौजवान ने क्वो कुन को जाते देख तिरस्कार भरी सांस ली। फिर वह मुड़ा और धीमी आवाज में बाई शे और जियाओ मिंग से बात करता रहा। अन्य शिष्य निराश मन से चले गए, क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शी म्यू को भी अजीब लगा, इसलिए उसने बाई शी को अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ गया। भाई शी, जरा रुको। बाई शी की आंखें चमक उठीं जब उसने शी म्यू को रोकने के लिए आवाज लगाई। फिर वह मुड़ा और सुनहरे बालों वाले उस नौजवान से कुछ शब्द फुसफुसाए। सुनहरे बालों वाले उस नौजवान ने चमकती आंखों से शी म्यू को देखा। फिर वह उसके पास गया। तो आप भाई शी म्यू हैं? मैंने भाई बाई से सुना है कि आप में असाधारण शक्ति है। उन्होंने कहा कि आप एक रक्त योद्धा भी हैं। आप ही हैं जिन्होंने प्रवेश के दिन क्वो कुन के मुंके का डटकर सामना किया था। आप चाहें तो हमारी पवित्र आत्मा संस्था में शामिल हो सकते हैं। सुनहरे बालों वाले उस नौजवान ने उदारता से कहा। शी म्यू हक्का बक्का रह गया। उसके मन में कई विचार उमड़ पड़े और वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। अंततः उसने आदरपूर्वक अपने हाथ छाती पर रखे और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जिन ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की है। मैं बहुत शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ हूँ। मैंने एक ऐसी शारीरिक कला का अभ्यास किया है जिससे मेरी त्वचा बहुत सख्त हो गई है, इसीलिए मैं सीनियर क्वो का मुक्का झेल पाया। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी ताकत है। दरअसल मुझमें कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि मैं सीनियर जिन और भाई बाई को निराश कर दूंगा। वह बाई शे की ओर देखते हुए क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। जिन हुआन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हालांकि शी म्यू के मना करने पर भी वह शांत नहीं हुआ। उसने कहा, हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, इसलिए मैं तुम्हें हमारे साथ आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। एक निम्न श्रेणी के रक्त योद्धा के शरीर को मजबूत करना उसके लिए बेकार था, इसलिए उसने शी म्यू को बार बार आमंत्रित करने की भी कोशिश नहीं की। बाई शे ने आह भरी जब उसने देखा कि शी म्यू ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाया और जिन हुआन और अन्य लोगों के साथ बातचीत में शामिल हो गया। शी म्यू को कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं जब उसने देखा कि जियाओ मिंग, बाई शी और दूसरे लोग एक जोशीली बातचीत में मग्न थे। वह निराश हो गया।
फिर वह मुड़ा और चला गया। हालांकि वह अभी थोड़ी ही दूरी तय कर पाया था कि उसके पीछे से किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। हे भाई शी, 1 मिनट रुको। शिम्यू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक उसके पास आ रहा था जिसका चेहरा खुरदुरा था। वह युवक हुओ माओ था। वरिष्ठ हुओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पवित्र आत्मा संघ से संबंधित होंगे, शिम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब की लत और सीधे स्वभाव के कारण शिम्यू ने हुओ माओ के बारे में अच्छी धारणा नहीं बनाई थी। इसमें इतना गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एसोसिएशन के लिए काम निपटाता हूँ, हुओ माओ ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। शिम्यू चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि हुओ माओ ने आह भरी। फिर उसने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, भाई शी, आप हाल ही में इस संप्रदाय में शामिल हुए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा संघ और रक्त ड्रैगन गिरोह दोनों ही बहुत शक्तिशाली समूह हैं। लेकिन अगर आपके पास असाधारण प्रतिभा नहीं है तो आपको उनसे कुछ नहीं मिलेगा, आपको किनारे कर दिया जाएगा। वास्तव में आपको दूसरों द्वारा धमकाया भी जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप गिरोह लड़ाइयों में भाग लेने के हर निमंत्रण को अस्वीकार कर दें। यदि आवश्यक हो, बेहतर होगा कि आप सभी समूहों से दूर रहें और अकेले अभ्यास करें। इस तरह आपको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भाई शी ने निमंत्रण अस्वीकार करके सही किया। वरिष्ठ हुओ, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शिम्यू ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा। शिम्यू ने जिन हुआन के निमंत्रण को 2 कारणों से अस्वीकार कर दिया था। पहला, वह अपने आत्मसम्मान के कारण कृपालु मदद पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक था। दूसरा, उसका इनकार उसी विचार से उपजा था जो हुओ माओ के शब्दों से स्पष्ट हो गया था। आखिरकार बर्बाद हुए खून की वजह से उसकी अभ्यास की गति सीमित हो गई थी। अगर वह अपना कीमती समय और ऊर्जा अपने समूह की मदद के लिए लगाता तो उसका अभ्यास और भी मुश्किल हो जाता। वरिष्ठ हुओ, मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको जरूर एक कप ड्रिंक के लिए आमंत्रित करूंगा, शिम्यू ने ब्लूस्टोन प्लाजा की ओर देखते हुए कहा। हे, मुझे लगता है भाई शी वहाँ गोलियां खरीदने जाना चाहते हैं, है ना? क्या संयोग है, मुझे भी वहाँ जाना है। चलो साथ चलते हैं, हुओ माओ ने हल्की हंसी के साथ कहा। ब्लूस्टोन प्लाजा की ओर चलते हुए वे बातचीत करने लगे। भाई शी, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा था, तुम कहाँ से हो? स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास करने के लिए जरूरी गोलियों की कीमत सस्ती नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई शी किसी प्रतिष्ठित परिवार से हों? हुओ माओ ने जिज्ञासा से पूछा। अध्याय 68, धन का हॉल। अनुवादक, नॉवल सागा संपादक, नॉवल सागा। हुओ माओ की बातें सुनकर शिम्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले 2 महीनों में उसने अपने अभ्यास के लिए कई हजार चांदी की गोलियां खाई थीं। हालांकि वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के केवल पहले स्तर तक ही पहुंचा था। उसकी विकास दर बाइशे, लैनफैंग और अन्य नए शिष्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से धीमी थी। इससे उसके हृदय पर काफी दबाव पड़ रहा था। इसके अलावा आंटी जेन और 5वें गुरु से उसे जो धन मिला था वह भी चला गया था। हालांकि इस कला के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए उसे और गोलियों की जरूरत होगी। इसके अलावा उसने दानव क्यूई के बारे में भी पूछताछ की थी, जो एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला के अभ्यास के लिए आवश्यक है। उसे पता चला था कि संप्रदाय के बाजार में दानव क्यूई बिकता है। हालांकि इसकी कीमत अस्थि शोधन गोली से कहीं ज्यादा थी। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से कैसे जुड़ सकता हूँ? मैं इस संप्रदाय में संयोग से ही आया हूँ। मैंने अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब सौभाग्य से मैं आपसे मिला हूँ, इसलिए मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए। संप्रदाय प्रति माह थोड़ा सा राशन देता है, लेकिन क्या हमारे संप्रदाय में कोई और तरीका है जिससे कोई शिष्य पैसा कमा सके? शिम्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। अचानक उसके मन में कुछ आया था, इसलिए उसने उत्सुकता से यह प्रश्न पूछा। हुओ माओ ने शिम्यू की तरफ आश्चर्य से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिम्यू की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई इंसान इतनी महंगी कलाकृति चुनने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो? भाई शी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप धन भवन जा सकते हैं। ये 12वीं और 13वीं पर्वत चोटियों के बीच स्थित है। वहाँ कई तरह के काम उपलब्ध हैं, साधारण और चौकीदार शिष्यों दोनों के लिए। जो काम चौकीदार शिष्य नहीं कर सकते, वे आप जैसे प्राथमिक शिष्यों के लिए उपयुक्त हैं। हुओ माओ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सोच समझकर उत्तर दिया। सचमुच? क्या हमारे संप्रदाय में ऐसी कोई जगह है? हुओ माओ के शब्दों ने शिम्यू के दिल में खुशी की लौ जला दी। भाई शी, आप बंद कमरे में प्रशिक्षण में व्यस्त रहे होंगे, वरना आप जैसे नए शिष्यों को अब तक इस जगह के बारे में पता चल जाना चाहिए था। हुओ माओ जोर से हंस पड़े। हाँ, शायद मैं इन दिनों कम ही बाहर जाता हूँ, वरना ये जानकारी छिपी नहीं रहती। शिम्यू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने अचानक अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने भविष्य में ऐसी शर्मनाक स्थितियों से बचने के लिए दूसरों से दोस्ती करने का फैसला कर लिया था। ब्लूस्टोन प्लाजा की ओर बढ़ते हुए वे बातें करते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते चले गए। शिम्यू ने अपनी बची हुई लगभग सारी रकम हड्डियों को मजबूत करने वाली और खून को मजबूत करने वाली गोलियां खरीदने में खर्च कर दी। फिर वह 12वीं पर्वत चोटी के लिए रवाना हो गया। वह शीघ्र ही एक भव्य 2 मंजिला इमारत के पास पहुंचा। ये 2 पर्वत चोटियों के बीच स्थित थी। दोपहर का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चमक रहा था। अंधेरा मुख्य हॉल तेज और चमकदार धूप से जगमगा रहा था।
हॉल में 2 प्रवेश द्वार थे। ये द्वार कई फुट ऊंचे और चौड़े खुले हुए थे। काले वस्त्र पहने कई साधारण और चौकीदार शिष्य इन द्वारों से अंतहीन कतारों में अंदर बाहर टहल रहे थे। धन का हॉल, ये शब्द एक लकड़ी की पट्टिका पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखे गए थे जो प्रवेश द्वार पर लटका हुआ था। शी म्यू ने आंखें सिकोड़कर लकड़ी की पट्टिका को देखा। फिर वह प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। हॉल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसने अपने सामने एक छोटा सा गलियारा देखा। उसमें मक्खन की मशालें रखी थीं जिनके मोटे हैंडल थे। ये मशालें गलियारे के दोनों ओर हर 10 फुट के अंतराल पर रखी थीं। मशालों की लपटें हवा में लहराते हुए गलियारे को रोशन कर रही थीं। गलियारे के दूसरी ओर से एक हल्की भिनभिनाहट सुनाई दी। शी म्यू बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे गलियारे में एक मोड़ दिखाई दिया। वह उसके पीछे चल पड़ा। अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह एक विशाल हॉल में दाखिल हुआ था। ये हॉल कई दर्जन फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। चारों ओर की दीवारों पर मक्खन की मशालें लगी हुई थीं, इसलिए पूरा हॉल दिन के उजाले जैसा उजाला था। हॉल के बीचों बीच 1 दर्जन बड़े बड़े पर्दे दिखाई दे रहे थे। काले दानव संप्रदाय के 100 से ज्यादा अनुयायी इन पर्दों के इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। उनके उद्गार, बड़बड़ाहट, पदजाप और चर्चाओं के कारण वह धीमी आवाज आ रही थी जो शी म्यू ने पहले सुनी थी। इनमें से ज्यादातर स्क्रीन नीले और काले शब्दों की कई पंक्तियों से भरी हुई थीं। इनमें से ज्यादातर शब्द काले रंग से लिखे गए थे। उनमें से कुछ ही नीले रंग से लिखे गए थे। शी म्यू ने काले वस्त्र पहने चौकीदार शिष्यों को मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए देखा और जरूरी रंग के ब्रश से स्क्रीन पर कुछ लिखा। कुछ चौकीदार शिष्यों के हाथों में रंगीन ब्रश थे। वे समय समय पर इन ब्रशों को स्क्रीन पर घुमाते रहे। ऐसा करते ही काले और नीले शब्द गायब हो जाते थे। शी म्यू एक अज्ञात कोने में चले गए और स्थिति का निरीक्षण करने लगे। शी म्यू ने काले वस्त्र पहने एक चौकीदार शिष्य को स्क्रीन से शब्दों की एक पंक्ति हटाते हुए देखा। फिर उसने खाली जगह पर काले शब्दों की एक नई पंक्ति लिख दी। जैसे ही चौकीदार शिष्य ने लिखना समाप्त किया, 4 प्राथमिक शिष्य स्क्रीन को घेर लेते हैं। उनमें से एक ने पंक्ति पढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने चौकीदार शिष्य ने अभी अपना ब्रश रखा ही था कि एक मुख्य शिष्य उसके पास आया। उस मुख्य शिष्य के बाएं गाल पर एक जन्म चिन्ह था। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। चौकीदार शिष्य ने सिर हिलाया और अपनी छाती से एक काला सिक्का निकाला। फिर उसने वह सिक्का उस मुख्य शिष्य को दे दिया जिसके चेहरे पर जन्म चिन्ह था। टोकन पाते ही मुख्य शिष्य का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसके बाद चौकीदार शिष्य ने एक लाल रंग का ब्रश निकाला और उसे काले शब्दों पर फिराया। काले शब्दों के ऊपर एक लाल लौ के आकार का निशान दिखाई दिया। शी म्यू को एहसास हुआ कि सिर्फ काले शब्दों पर ही लाल निशान थे। नीले शब्दों पर बमुश्किल निशान थे। शब्दों की कुछ पंक्तियों पर 2 लाल निशान थे। इसे समझते ही शी म्यू की आंखों में स्पष्ट समझ की एक किरण चमक उठी। फिर वह पास की स्क्रीन की ओर बढ़ा। काले शब्दों की पहली पंक्ति ने उसकी आंखें खींच ली थीं। 30 साल की होली विंड ग्रास चाहिए। इनाम 3000 सिल्वर। समय सीमा 3 महीने। पवित्र पवन घास के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी इतने बड़े इनाम से शी म्यू की आंखें चमक उठीं। वह अगली पंक्ति में चला गया। ये किसी जड़ी बूटी से संबंधित था। इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन इनाम केवल 500 चांदी का था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई लंबी दूरी का मिशन होगा। जब उसने पहली स्क्रीन पढ़ ली तो वह अगली स्क्रीन पर चला गया। कुछ ही मिनटों में काले शब्दों की सभी 20 पंक्तियों को पढ़ने के बाद शी म्यू ने राहत की सांस ली। ज्यादातर काम कीमिया और जादू के जादूगरों के लिए थे। इन कामों के लिए मिलने वाला इनाम दूसरों से बेहतर था। यहाँ तक कि सबसे साधारण जादूगरों को भी पवित्र पौधों के खेत को उगाने जैसे साधारण काम के लिए कई हजार चांदी के सिक्के दिए जाते थे। उच्च स्तरीय जादूगरों के लिए बनाए गए थोड़े जटिल कामों के लिए भी इनाम पवित्र पत्थरों में दिए जाते थे। ये सर्वविदित तथ्य था कि सबसे निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन भी 2-3 लाख चांदी के सिक्कों में आसानी से बदला जा सकता था। इसके अलावा ये स्पिरिट स्टोन इतने दुर्लभ थे कि बाजार में कभी नहीं मिलते थे। स्पिरिट स्टोन किसी योद्धा के प्रशिक्षण में सहायक नहीं हो सकते थे। हालांकि एक जादूगर के लिए ये अमूल्य थे क्योंकि ये उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे उसकी जादुई शक्ति में बदल सकते थे। इसके अलावा कई जादुई चक्र और जादुई सूत्र स्पिरिट स्टोन के बिना नहीं बनाए जा सकते थे। शी म्यू को जादूगरों से बहुत ईर्ष्या होती थी जब वह उनकी धन कमाने की क्षमता के बारे में सोचता था। अगर वह जादूगर होता तो उसे स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला और शक्तिशाली दुष्ट वानरों के प्रजनन की कला के अभ्यास के लिए आवश्यक धन की चिंता नहीं करनी पड़ती। अचानक उसके दिल में एक विचार को आधा। जियाओ मिंग एक जादूगर था। वह जादुई कलाओं के अभ्यास की संभावना के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने कभी अपनी प्रतिभा का परीक्षण नहीं किया था। शी म्यू को पता था कि संप्रदाय के कुछ शिष्य युद्ध और जादू दोनों कलाओं का अभ्यास करते थे। अध्याय 69। लोहा गढ़ना। अनुवादक नॉवल_सागा संपादक नॉवल_सागा। शी म्यू ने कुछ देर तक एक अमीर जादूगर होने की भव्यता पर विचार किया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और इस विचार को एक तरफ फेंक दिया। जादूगर बनने के लिए आवश्यक जन्मजात कौशल अत्यंत दुर्लभ था, इसलिए उसके पास उस कौशल के होने की संभावना बेहद कम थी। उसे एक ऐसे कार्य की तलाश पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जो उसकी वर्तमान ज्ञात क्षमताओं के अनुकूल हो, एक ऐसा कार्य जो उसे जल्द से जल्द पुरस्कृत करे। स्क्रीन पर दिखाए गए ज्यादातर काम किसी न किसी तरह की दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों या खनिजों के संग्रह से जुड़े थे। कुछ काम सहायता से जुड़े थे, कुछ विशेष कलाओं में मदद की जरूरत थी, कुछ दूसरे कामों में रोजमर्रा की समस्याओं में मदद की जरूरत थी।
इन अजीबोगरीब कामों के लिए 5 से 6 हजार चांदी के इनाम दिए जाते थे। शिम्यू को निराशा महसूस हुई क्योंकि उसने इस इनाम की तुलना जादूगर के इनाम से की। कुछ कार्यों का वर्णन नीले रंग के शब्दों में किया गया था, उनके पुरस्कार काफी ज्यादा थे। हालांकि इन कार्यों को पूरा करने का कठिनाई स्तर कम नहीं था। इनमें से ज्यादातर कार्यों को पूरा करने के लिए लोगों के एक समूह की आवश्यकता होती थी। इनमें से कुछ कार्यों में तो इनाम के तौर पर अप्राप्य फ्लेमिंग डेमन टोकन भी दिया जाता था। दुर्भाग्यवश शिम्यू इन कार्यों को अकेले पूरा नहीं कर सका। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह एक स्क्रीन की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर काले रंग के शब्दों की एक पंक्ति पर पड़ी। एक शक्तिशाली होउ तियान योद्धा को 200 परिष्कृत लोहे के टुकड़े बनाने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इनाम प्रति टुकड़ा 90 चांदी। शिम्यू के पास 500 किलोग्राम की ताकत थी। हालांकि उसने होउ तियान कला का कोई अभ्यास नहीं किया था। अब वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के पहले चरण में पहुंच गया था, इसलिए उसकी पार्श्विक शक्ति 30-40% बढ़ गई थी। वह इसे और भी आगे बढ़ा सकता था। उसे इस कला के अभ्यास से संचित वास्तविक क्यूई का सहारा लेना था, इसलिए ये कार्य उसके लिए उपयुक्त था। इसमें अच्छा इनाम भी मिलता था। शब्दों की इस पंक्ति पर कई लाल निशान थे। इसका मतलब था कि यह कार्य कुछ और लोगों ने भी किया था। हालांकि इस कार्य में मिशन लेने वालों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। शिम्यू ने हाथ से मुख्य हॉल के काउंटर की ओर इशारा किया। वह काउंटर उस जगह से काफी दूर था जहां वह खड़ा था। कुछ ही देर बाद एक काले वस्त्र पहने चौकीदार शिष्य वहां आया। कुछ ही देर बाद शिम्यू के हाथ में एक काले रंग का लोहे का टोकन था। उसके पीछे आग की एक छवि अंकित थी और सामने की तरफ 73 अंक खुदा हुआ था। शिम्यू हल्के से मुस्कुराए और हॉल से बाहर चले गए। दोपहर का समय था। सूरज घाटी पर अपनी चिलचिलाती धूप बिखेर रहा था। झाओ जी की लोहार की दुकान के अंदर एक धधकती लौ दहाड़ रही थी। इससे दुकान का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 3 हटे कट्टे युवक दरवाजे के दोनों ओर बैठकर आराम कर रहे थे और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। भाई लिन, ऐसा लगता है कि आज हम लोहे के 100 टुकड़े बना सकते हैं, एक छोटे लेकिन मजबूत युवा ने प्रसन्नता से कहा। ठीक है, हम आज दोपहर तक 50 और लोहे के टुकड़े बना सकते हैं। फिर हम 9000 चांदी के सिक्के बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह हम में से हर एक 3000 चांदी का हकदार होगा। मुंह के कोने पर सोयाबीन के आकार का तिल लिए एक और नौजवान बोला। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और उन 50 लोहे के टुकड़ों को देखा जो पहले ही गड़े जा चुके थे। ये 3000 चांदी कठिन अभियानों से मिलने वाले हजारों चांदी के मुकाबले नगण्य थे। हालांकि उन अभियानों में काफी समय लग सकता था। कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए एक दिन या आधा महीना भी काफी नहीं होता। इसलिए उस दृष्टिकोण से प्रतिदिन 3000 चांदी का इनाम असाधारण था। कोई भी यह पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि यह काम आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हमने बचपन से ही खास दवाओं की मदद से अपने शरीर को मजबूत बनाया है, इसलिए हमारी शारीरिक शक्ति एक औसत व्यक्ति से ज्यादा है। एक सांवले रंग के युवक ने अपनी थकी हुई और दर्द भरी बाहों को रगड़ते हुए कहा। लेकिन ये काम बहुत थका देने वाला है, इसलिए लोहे के 100 टुकड़े गड़ने के बाद हमें कुछ दिन आराम करना होगा। सांवले रंग के उस नौजवान की बातों ने बाकी दोनों आदमियों की भी सहानुभूति जगा दी क्योंकि उनके शरीर भी दर्द कर रहे थे। लोहा गढ़ने का काम काफी थका देने वाला था। इसके अलावा लोहार की दुकान का तापमान भी बहुत ज्यादा था। लोहे के हर टुकड़े पर 100 किलो से ज्यादा वजन वाले हथौड़े के लगभग 300 वार लगते थे, तभी उसे गढ़ा जा सकता था। काम करते हुए उनके शरीर से पसीना बहता रहता था, इस वजह से उन्हें बीच बीच में आराम करना पड़ता था। ये तीनों युवा नए शिष्य थे और इसी वर्ष काले दानव संप्रदाय द्वारा भर्ती किए गए थे। चूंकि वे अपनी शारीरिक शक्तिवर्धक साधना कलाओं का एक साथ अभ्यास करते थे, इसलिए उनके बीच अच्छे संबंध थे। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह ये कार्य एक साथ किया। वे तब यहाँ पहुँचे थे। ऐसा लगता है कि किसी और ने ये काम अपने हाथ में ले लिया है, काले रंग के नौजवान ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। अन्य 2 युवकों ने अपनी निगाहें घुमाईं और देखा कि दुकान का मालिक झाओ पिंग एक मजबूत और लंबे शिष्य को चेहरे पर मुस्कान लिए दुकान की ओर ले जा रहा है। मुझे डर है कि इस काम की मुश्किल देखकर वह हार मान लेगा और काम छोड़ देगा। और तो और हम तीनों से मुकाबला कैसे करेगा? चलो और जोर लगाते हैं और जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करते हैं, तिल वाले ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद वह उठा और अपना काम जारी रखने के लिए दुकान की ओर चल पड़ा। बाकी दोनों युवक भी उठकर उसके पीछे चल दिए। तभी लोहे की धलाई की धन धन जैसी आवाजें गूंजने लगीं। दुकान का थोड़ा मोटा मालिक दरवाजे के सामने रुका और लंबे कद के युवक की ओर मुंह करके बोला। भाई शी, जब तुम परिष्कृत लोहे के टुकड़े तराशने का काम पूरा कर लो तो उन्हें अपने पीछे रख देना। अगर गुणवत्ता मानक के अनुरूप रही तो मैं तुम्हें हर टुकड़े के लिए 90 चांदी दूंगा। जहां तक तुम्हारे पास मौजूद लोहे के टोकन की बात है, मैं समय आने पर उसका ध्यान रखूंगा। मैं उसे धन भवन में वापस कर दूंगा। वह मजबूत और लंबा शिष्य स्पष्टतः शिम्यू था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर झाओ, शिम्यू ने सिर हिलाकर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह लोहार की दुकान की ओर बढ़ा और अंदर गायब हो गया। अंदर कदम रखते ही शिम्यू के चेहरे पर गर्मी की एक लहर दौड़ गई। उसने एक विशाल लोहे की भट्टी देखी। 5-6 बिना कमीज वाले आदमी उसके चारों ओर काम कर रहे थे। उन्हें भीषण गर्मी का कोई असर नहीं दिख रहा था। भट्टी के पास एक लोहे का चबूतरा बना हुआ था। ये कच्चे लोहे का बना था और 20 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 2 फुट मोटा था। चबूतरे के चारों ओर 3 हटे कट्टे और अर्धनग्न युवक जमा थे। उनके शरीर से पसीना टपक रहा था और वे बड़े बड़े हथौड़ों से लाल गर्म लोहे को गढ़ रहे थे।
इन तीनों व्यक्तियों के चेहरे के भाव मित्रतापूर्ण नहीं लग रहे थे। वे गुस्से से शीम्यू को देख रहे थे। हालांकि उनकी हड्डियां भेदती हुई निगाहों का शीम्यू पर कोई असर नहीं हुआ। शीम्यू ने चारों ओर देखा और उन तीनों नौजवानों के पीछे 50 गहरे रंग के परिष्कृत लोहे के टुकड़े देखे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब उसे याद आया कि सुबह दिए गए काम में कुल 200 लोहे के टुकड़े गढ़ने थे। हालांकि इन लोहे के टुकड़ों का 1/4 हिस्सा इन नौजवानों ने सिर्फ आधे दिन में ही गढ़ लिया था। उसकी नजर आसपास के माहौल पर और ज्यादा केंद्रित हो गई। उसे एक कोने में 2 बड़े हथौड़े रखे मिले। ये हथौड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 3 बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे। शीम्यू बिना अपनी कमीज उतारे कोने की ओर चल पड़ा। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक हथौड़ा पकड़ लिया। उसने उसे कुछ बार हिलाया, मानो हथौड़ा किसी टहनी जितना हल्का हो। इससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लोहे के हथौड़े का वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था, यानी उसे उठाने के लिए 250 किलोग्राम ताकत की जरूरत थी। लेकिन शीम्यू ने अपनी असली क्यूई का इस्तेमाल किए बिना ही उसे उठा लिया। चूल्हे के पास काम कर रहे बिना कमीज के एक आदमी ने बड़े चिमटे से परिष्कृत लोहे का एक टुकड़ा उठाया। फिर उसे लोहे के चबूतरे पर रख दिया। ये देखकर शीम्यू चबूतरे की ओर बढ़ा। फिर उसने अपना हथौड़ा जोर से नीचे पटका। धप! हथौड़ा ठोकते ही एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली। इसके बाद जहां हथौड़ा लाल गर्म लोहे पर लगा था, वहां से चिंगारियां निकलीं। नतीजतन लोहे का टुकड़ा थोड़ा मुड़ गया। तीनों युवकों की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। इस आदमी की ताकत अद्भुत है। उसी लोहे के टुकड़े पर इतना ठोस प्रभाव डालने के लिए कम से कम 3 वार करने पड़े होंगे। लोहार की दुकान के मालिक झाओ पिंग का चेहरा ये देखकर बदल गया। वह बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि शीम्यू जितनी ज्यादा ताकतवर होगी, उसका काम उतनी ही तेज होगा। अगर वह सिर्फ उन 3 आदमियों पर निर्भर रहता तो काम पूरा होने में अगले दिन तक का समय लग जाता। लेकिन अब संभावना थी कि काम तय समय से पहले ही पूरा हो जाए, क्योंकि शीम्यू उनके साथ आ गया था। अध्याय 70 ज्वलंत पशु समूह। अनुवादक novel_saga संपादक novel_saga। शीम्यू को आसपास के लोगों की अजीब निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना हथौड़ा उठाया और एक लाल लोहे का टुकड़ा गढ़ना शुरू कर दिया। उसके लगातार वार से डांग डांग की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। उसके लगातार हथौड़े मारने से उत्पन्न ध्वनि ने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उसकी भुजाओं से उभरी नीली नसों को देखा। इससे पता चलता था कि वह अपनी वास्तविक क्यूई का उपयोग किए बिना ही धातु गढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह अपनी राक्षसी शक्ति पर निर्भर था। इसके अलावा वह 100 किलो का हथौड़ा ऐसे चला रहा था मानो वह पंख जितना हल्का हो। इससे आसपास के लोगों को गहरी सांस लेने पर मजबूर होना पड़ा। लोहे का टुकड़ा 100 या उससे भी ज्यादा वार के बाद परिष्कृत हुआ लग रहा था। उसकी अशुद्धियां निकाल दी गई थीं। टुकड़ा अपने मूल आकार का 10% रह गया था। उसकी सतह से लालिमा फीकी पड़ गई थी। बाहर निकालने के बाद वह काला दिखाई दे रहा था। भट्टी के पास एक बिना कमीज वाला आदमी खड़ा था। ये देखकर उसकी सांस अटक गई। फिर वह आगे बढ़ा और चेहरे पर विस्मय के भाव लिए शीम्यू को रोक दिया। फिर उसने अपने बड़े चिमटे से परिष्कृत लोहे के टुकड़े को पकड़ा और शीम्यू के पीछे रख दिया। शीम्यू ने भट्टी के पास खड़े एक और हटे कट्टे आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने झिझकते हुए लाल चमकते लोहे का एक और टुकड़ा उठाया और उसके सामने रख दिया। फिर शीम्यू ने अपना हथौड़ा फिर से चलाया। तीनों युवक एक दूसरे को देखते रह गए जब उन्होंने शीम्यू की लोहे के टुकड़े को गढ़ने की गति देखी। उनके चेहरों पर बेचैनी के भाव थे। दुकान का मालिक भी ये देखकर चौंक गया। हालांकि उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह शीम्यू की गति से काफी संतुष्ट था। शीम्यू ने लगातार 4 टुकड़े गढ़ने के बाद 5वां टुकड़ा गढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। हालांकि बाकी 3 युवक लोहे का एक टुकड़ा गढ़ने में ही थक चुके थे। उनके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। वे दांत पीसते हुए शीम्यू को घृणा से घूर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी असली चीख को दबाया और बिना आराम किए काम करते रहे। तीनों युवाओं ने अपनी सीमा पार करने के बाद आराम किया। हालांकि शीम्यू अभी भी लगातार अपना 12वां टुकड़ा गढ़ रहा था। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि लोहे के एक टुकड़े से उसे 90 सिल्वर मिलेंगे। इसका मतलब था कि उसने सिर्फ आधे घंटे में लगभग 1000 सिल्वर कमा लिए थे। तीनों नौजवानों का चेहरा पीला पड़ गया था। वे अविश्वास भरी आंखों से शीम्यू को देख रहे थे। आखिरकार उनका आत्मविश्वास डगमगा गया जब उन्होंने शीम्यू को बिना एक पल भी आराम किए लगातार लोहे को गढ़ते देखा। दुकान में मौजूद हटे कट्टे और अर्धनग्न मजदूर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह एक दुर्लभ दृश्य था। वे आराम करने से पहले शीम्यू द्वारा गढ़े जाने वाले लोहे के टुकड़ों की संख्या पर दांव लगाने लगे। उनमें से एक ने अनुमान लगाया कि 10 टुकड़े होंगे, दूसरे ने 15। हालांकि उनमें से सबसे साहसी ने 30 टुकड़ों की भविष्यवाणी करने का साहस किया। इस बीच दुकान का मालिक चुपचाप फोजिंग प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया था। वह बस कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था। वह चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव लिए शीम्यू की हरकतों को देख रहा था। हालांकि शीम्यू ने अपने आसपास की चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से सामने रखे लाल लोहे के टुकड़े पर केंद्रित था। लोहे के टुकड़े को गढ़ने के लिए बहुत कौशल और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल अपना ध्यान केंद्रित करके और उचित गति बनाए रखकर कम से कम प्रयास और उच्च दक्षता के साथ लोहे के टुकड़े को गढ़ा जा सकता था। शीम्यू ने अपना 102वां टुकड़ा गढ़ना समाप्त किया और देखा कि भट्टी बंद हो चुकी थी। इसका मतलब था कि जरूरी संख्या में टुकड़े गढ़े जा चुके थे। उसने सिर उठाया तो तीनों नौजवान एक कोने में जमीन पर बैठे थे। वे पूरी तरह थके हुए लग रहे थे। वे तीनों शीम्यू को घूर रहे थे।
यहाँ तक कि हट्टे कट्टे लोहार भी उसे ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। ये देखकर शी म्यू हैरान रह गया। तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर पड़ी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। शी म्यू उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई झाओ, लगता है काम पूरा हो गया है। वेतन का क्या हुआ? ओह, बहुत मदद की। ये रहे आपके 9,200 चांदी के नोट। मालिक ने 1,000 चांदी के 9 नोट और 100 चांदी के 2 नोट निकाले। फिर उसने उन्हें शी म्यू को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही इस भुगतान की तैयारी कर रखी हो। जहाँ तक 20 चांदी की बात है, तुम्हें छुट्टे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। समझो मैंने तुम्हें एक निश्चित संख्या में पैसे दिए हैं, मालिक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। जब उसने देखा कि शी म्यू अपनी जेब में छुट्टे पैसे ढूंढ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई झाओ। शी म्यू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बिना किसी बहस के चांदी के नोट स्वीकार कर लिए। मैं झाओ पिंग हूँ, भाई शी से यह मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अच्छी बनेगी। वैसे मैंने देखा है कि आपने अपनी असली ची का इस्तेमाल किए बिना ही परिष्कृत लोहे के 100 से ज्यादा टुकड़े गढ़े हैं। आप में असाधारण प्रतिभा है। आप जरूर एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे, जिसकी शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति अद्भुत होगी। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? क्या भाई शी हमारे फ्लेमिंग बीस्ट ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं? हमारे ग्रुप के कई शिष्य शरीर को मजबूत बनाने वाली कई तरह की कलाओं का अभ्यास करते हैं। उन्हें हर महीने ढेरों मुफ्त गोलियां दी जाती हैं। इसके अलावा हम हो तियान स्तर की कई कलाएं भी साझा करते हैं। ये कलाएं आपको दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, वो भी अगले साल की प्रतियोगिता से पहले। मालिक ने जोर से आवाज लगाई और ये शब्द कहे जब उसने देखा कि शी म्यू जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या भाई झाओ ज्वलंत जानवर समूह का सदस्य है? शी म्यू आश्चर्यचकित था। हाँ, हमारा समूह अपने भावी सदस्यों के प्रति होली स्पिरिट एसोसिएशन और ब्लड ड्रैगन गैंग की तुलना में बहुत सख्त है। हम जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं वे दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुकूल हैं। इसलिए कृपया इस पर विचार करें। आप जानते हैं, जब कोई पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर रहता है तो तेजी से प्रगति करना लगभग असंभव है। झाओ पिंग ने शी म्यू को गंभीरता से देखा। फिर उसने उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए मनाने के लिए ये शब्द कहे। ये शब्द सुनते ही तीनों युवकों की आंखें चमक उठीं और शरीर में आग लग गई। वे चाहते थे कि काश वे किसी तरह शी म्यू की जगह ले पाते और इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते। जो शिष्य शरीर को मजबूत करने वाली कलाओं के इच्छुक थे, वे ज्वलंत पशु समूह की शक्ति और सहायता के लिए तरसते थे। ऐसे शिष्य अक्सर लोहार की दुकान पर जाते थे और उनके ऐसा करने के 2 कारण थे। पहला, पैसा कमाना। दूसरा, झाओ पिंग के करीब जाना। क्योंकि वे जानते थे कि ये दुकान ज्वलंत पशु समूह की है, इसलिए झाओ पिंग को सीढ़ी बनाकर समूह में शामिल होने का मौका मिल सकता था। तीनों युवाओं को उम्मीद थी कि शी म्यू तुरंत कोई जवाब देगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह गहरी सोच में डूब गया। प्रस्ताव वाकई आकर्षक था। उसे विश्वास था कि हो तियान स्तर की शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली कलाएं अगले साल की प्रतियोगिता जीतने की उसकी संभावना बढ़ा देंगी। उसने एक साथ 2 साधना कलाएं चुनी थीं, इसलिए वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हो तियान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों की बेसब्री से तलाश कर रहा था। इसके अलावा बाई शे और लैन फैंग के बीच मुकाबला देखने के बाद इन तकनीकों का अभ्यास करने की उसकी इच्छा और बढ़ गई थी। इसके अलावा प्रतियोगिता 1 साल बाद शुरू होने वाली थी। प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन तय करेगा कि वह इस संप्रदाय में पैर जमा पाएगा या नहीं। इसलिए शी म्यू यह मौका नहीं गंवाना चाहता था। भाई झाओ, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मेरे पास बस एक मजबूत शरीर है, लेकिन त्वचा खुरदरी है। इसके अलावा मैं ऐसी कलाओं का अभ्यास करता रहा हूँ जिनसे मेरा शरीर मजबूत होता है, इसलिए मैं दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत लगता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मेरी ताकत सतही है, इसलिए मुझे डर है कि मैं भाई झाओ की उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। शी म्यू ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। शी म्यू इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बेताब था। हालांकि वह जानता था कि इस दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा वह संप्रदाय में समूह में शामिल होने के खतरों के बारे में हुओ माओ की सलाह को भी नहीं भूला था। इसलिए उसने सोच विचार के बाद निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर तीनों युवकों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ख हो। झाओ पिंग ने उसे फिर से समझाने का इरादा किया था, लेकिन शी म्यू के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय देखकर उसने यह विचार त्याग दिया। उसने अपने शब्द वापस निगल लिए और अफसोस से सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। शी म्यू को अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा तो हुआ, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। वह वहां और नहीं रुकना चाहता था क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। यह उसके लिए काफी असहज था। उसने अपनी छाती पर हाथ रखे और झाओ पिंग को अलविदा कहा। फिर वह लोहार की दुकान से चला गया।